नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुप। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है। ये किसी की डायरी में से लिखी गई है और वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि क्यों और कैसे डायरी में से लिखी गई। इस कहानी में आप खुद को महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मुझे वो दिन याद आ गया था जब मैं उसके शहर में था। हमारी दिन में कम ही बात हो पाई थी। उसने कहा था, मेरे घर आ जाना, आज मैं बता दूंगी अगर बुलाना हुआ तो। फिर उसका फ़ोन आया, आज नहीं आना। खैर, मैंने दिल पर पत्थर रखा और मान लिया कि मुलाकात मुमकिन नहीं। सर्दियाँ गहरा रही थी। मेरे साथी मेरे साथ थे तो मुझे कहीं जाना तो था नहीं। साथियों ने कहा, चलो यार, दो दो पैग लगा लेते हैं। हम सब ने पीना शुरू कर दिया था। अभी मुझे हल्का नशा हो आया था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने कहा, आ जाओ। ओह! पर मैं तो शराब पिया था। पहली बार घर जाऊं उसके, वो अकेली है और मैं नशे में। मैंने उसे मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसके कारण पूछने पर फिर वही सच बोल दिया, मैंने शराब पी है, हल्का नशा है, कैसे आऊं? उसने कहा, आ जाओ, कोई बात नहीं। उसके इस विश्वास ने कि उसे मुझसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, मेरी आधी शराब तो इसी बात से उतर गई कि मुझे बहुत ही सावधानी से उसके साथ पेश आना है। मैं उसका पता पूछकर ऑटो लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ा। जब निकला था तो 9:30 हो चुके थे। रात ने अंधकार पसरा दिया था और ठंड ने अपना आंचल गहरा दिया था, पर शहर जगमग चमक रहा था। ऑटो वाला उसके इलाके से अनजान था। मुझे 11:30 बजे तक घुमाता रहा। बार बार उसके फ़ोन आ रहे थे। वो लोकेशन बता रही थी। हर बार उसके घर के आसपास चक्कर लगाकर दूर चले जाते रहे थे। तब तक नशा 80% तक उतर गया था। तंग होकर मैंने सोचा वापस लौट जाऊं, पर मन उससे मिलना चाहता था। वो भी इंतजार कर रही थी। गुलाबी सर्द का एहसास हो रहा था। दिल में धुकधुकी लगी थी कि कहीं देर हो जाने की वजह से वो मना न कर दे। मैं भी ये सोच असमंजस में था कि उसके पड़ोसी क्या कहेंगे। पेसों पेश की स्थिति थी। तभी मेरा मोबाइल बजा। वही थी। पूछा, कहाँ हो? मुझे कुछ पता होता तो बताता। उसने ऑटो वाले को फ़ोन देने के लिए कहा। शायद उसे समझ आ गई थी उसकी गली। आखिर मैं उसके मकान के सामने था। घड़ी पर नज़र डाली तो पूरे 12 बज चुके थे। मैंने होले से गेट खोला तो उसने झांक कर देखा और दरवाज़ा खोल दिया। नज़रें मिली और होठ मुस्कुरा दिए। समझ ना आया क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। शायद वो भी यही सोच रही थी। यूं तो मैं नहाकर चला गया था, पर कुछ न सूझा तो कह दिया कि मैं नहाना चाहता हूँ, थका हूँ, क्या व्यवस्था हो जाएगी? वो मेरी तरफ अचंभे से देखने लगी और कमरे में वॉशरूम की तरफ इशारा कर दिया। मैंने तौलिया मांगा तो पकड़ा कर वापस ड्राइंग रूम में चली गई। यूं तो नशा उड़नछू हो चुका था, पर कोई खुमारी सी चढ़ रही थी। मैं ड्राइंग रूम से वापस आया तो उसने पूछा, तेल लगा दूं बालों में? जी, लगा दो। मैं उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया और वो हल्के हाथों से सिर पर तेल लगाने लगी। ऐसा लगा जैसे बरसों की थकान उतर गई हो। उसे मेरे बाल बहुत पसंद थे। कहती थी, मिलोगे तो उलझाऊंगी, फिर सुलझाऊंगी। कुछ देर तेल लगा वो मेरे बालों से खेलती रही। कितना सुखद एहसास था, अनोखा बालपन वाला एहसास। जी किया कि बोलूं, ऐसा ही करती रहो, पर वो भी संयत हो गई शायद। अब हो गया, उठिए। मैं उठकर सोफे पर बैठ गया। जिंदगी जी के मैं उसे भरपूर निगाहों से देखना चाहता था, पर देख नहीं पा रहा था। नज़र टिक नहीं पा रही थी। वो भी नज़रें मिलाने पर असहज हो उठती थी। क्या करूं? देख भी नहीं पा रहा, रह भी नहीं पा रहा। उठकर उसके नज़दीक आ गया। उसकी नज़रें कुछ और झुक गई। ये क्या है? इतनी शर्म? होले से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी नज़रें उठी। हाथ छुड़ाकर बोली, चलो कॉफ़ी बनाती हूँ, सर्दी लग रही होगी तुम्हें। कॉफ़ी पीकर छत पर चलेंगे, झूले पर बैठेंगे कुछ देर। आज सुंदर सा चांद खिला है आसमान पर। मैं हैरान था। क्या है ये सब? एक बार उसने बताया था कि रात देर तक चांद निहारना चाहती हूँ।
पर अकेले छत पर डर लगता है। मुझसे नहीं डरती ये। आधी रात गए दरवाज़ा खोल दिया और अब छत पर। लगा ये मुझे बहुत पहले से जानती है। हम दोनों उठकर खड़े हुए। वो जीने पर आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे था। रात का कोई 1:30 बजने का समय हो चला था। अभी भी दीपावली गुजरी थी तो आसपास के घरों में बिजली की सुंदर लड़ियां लटक रही थी। बहुत सुंदर वातावरण था। उसके घर पर भी सुंदर लड़ियां जगमगा रही थी। वो लड़ियां झूले के आसपास भी लगाई हुई थी। मैंने कहा ये लाइट्स। वो मेरा मतलब समझ गई और उसने सारी बत्तियां बुझा दी। हम दोनों झूले के पास आ गए थे। उसने कहा बैठो। पहले वो बैठी और उसके पहलू में मैं भी बैठ गया। उसने पाँव से हल्के से झूले को सिरकत दी। झूला मध्यम सा झूलने लगा। आसमान पर अर्धचंद्र खिला हुआ था। उसने एक शॉल ओढ़ रखा था। मैं स्वेटर में था। उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, मेरी बहुत इच्छा थी चांदनी रात में मैं झूले पर बैठी रहूं और इस चांद को निहारूं, मगर अकेले में डर लगता है, इसलिए चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी। आज मेरी ये इच्छा पूरी हुई। आज हम बहुत देर तक यहाँ बैठेंगे। मैंने कनखियों से उसे देखा, फिर चांद को देखा, फिर उसके चेहरे पर निगाह डाली। सामने वाली बिल्डिंग की चमकती लड़ियों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा दमक रहा था। उस दमक में मेरे साथ बैठे होने से और भी हिफाजत हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे आसमानी चांद उसके आगे फीका नजर आया। वो चांद को यूं निहार रही थी जैसे किसी चकोर को उसका मनचाहा वरदान मिल गया हो। उसने एक निगाह भर कर मुझे देखा, फिर वो बोली, आपको कैसा लग रहा है? मैं जैसे नींद से जागा था। मैंने कहा, आज ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों की मुराद पूरी हो गई हो। सुनिए, आप जैसी अच्छी और सुंदर शख्सियत के साथ होना मेरा सौभाग्य है। मेरा ऐसा कहने पर वो मुस्कुराकर बोली, आप यूं ही तारीफ करते रहते हैं। मैंने कहा, नहीं, सच है। ये मुझे जैसे साधारण से दिखने वाले को आप जैसे सुंदर साथी पसंद करे, ये मेरा सौभाग्य ही है। तो उसने कहा, सुनिए, आप बहुत सुंदर हैं। कभी भी खुद को कम करके नहीं आके। सर्दी गहरा गई थी। मैंने देखा उसके बाल बंधे हुए थे। उसने एक रबड़ बैंड से अपने बालों को बांध रखा था। मैंने उससे कहा, सुनिए, मुझे आपके खुले बाल देखने हैं। आपके बालों का ये रबड़ बैंड हटा दूं? उसने कहा, हाँ, हटा दो। मैंने उसके बालों से वो रबड़ बैंड हटा दिया और उस बैंड को कलाई में ही पहन लिया कि वापस जब बाल बांधने हों तो ये खो ना जाए। मैंने उसके बालों में हाथ फिराया। वो असहज हुई। मैंने झट से हाथ हटा लिया। उसने मुझे देखा, फिर हंस दी, चांद को फिर निहारने लगी। झूला बदस्तूर झूलता रहा था। सर्दी गहरा गई थी। हल्की ठुठरन शुरू हो गई थी। मैं थोड़ा सा उससे सट गया था। उसके बदन की खुशबू महसूस हो रही थी। हल्की गर्माहट माहौल में घुल गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मुझे ठंड लग रही है। उसने अपना सोल मेरे कंधे पर भी डाल दिया। हम दोनों एक ही सोल में हो गए थे। मुझे असहज लग रहा था। शराब की खुमारी अभी भी थी मुझे। मेरा मन किया कि इतनी ठंड में उसका हाथ थाम लूं। मेरे हाथ में कसमसाहट सी थी। मैं बार बार बेचैनी से हाथ को खोल रहा था, बंद कर रहा था। उसे सब समझ में आ रहा था। जाने मेरे मन में क्या सूझा, मैंने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। माहौल शांत था। चांद को किसी बादल ने आगोश में ले लिया था। सामने जल रही लड़ियों की जलभुज से उसका चेहरा दमक रहा था। 2:30 बज चुके थे। उसने कहा, आपको ठंड लग रही है? चलिए नीचे चलते हैं। झूले को खाली झूलता छोड़कर हम नीचे आ गए। झूला भी उस दिन बहुत खुश हुआ होगा। उसने उस दिन खामोश मोहब्बत को बहुत नज़दीक से देखा, महसूस किया। शायद वो खुश था मेरी तरह। हम ड्राइंग रूम में ही आकर बैठ गए। उसने पूछा, चाय पियोगे? मैंने मना कर दिया। दोनों बहुत सी बातें करना चाह रहे थे, मगर लब थे कि जैसे हड़ताल पर थे। उन्हें कुछ नहीं कहना था और कान तरसते थे सुनने को, पर आंखें बड़ी खुश थी। एक दूजे से मिलकर चमक उठती और झुक जाती थी। उसने कहा, आपको कौन सा गाना पसंद है? आओ गाने सुनते हैं। मैंने कहा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये सुनेंगे।
उसने ये गाना मोबाइल पर चला दिया और हम खामोशी से सुनते रहे। एक कड़ी आई, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चाँद सितारे। जैसे ही ये बोल आए, मैंने साथ में गाना शुरू कर दिया। वो मुझे बहुत प्यार से देखने लगी। बड़ा अच्छा लग रहा था उसे भी, मुझे भी। फिर उसका लास्ट अंतरा आया, तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। यहाँ आकर एक दर्दीली खामोशी छा गई थी। बड़ी मुश्किल से गाना पूरा हुआ। उसके बाद उसने कहा, एक गाना मैं सुनाती हूँ। उसने गाना लगाया, सांसों की माला पर संवरू में पिया का नाम। माहौल रूहानी रुमानियत से भर गया। खो गए हम उस गाने में। वो गाना सुनने के बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वो 3 सीटर सोफे पर बैठी थी। उसने अपना पाँव ट्री टेबल पर रखे हुए थे। मैंने कहा, मुझे आपकी गोद में सिर रखकर सोना है। उसने कहा, सो जाओ। मैंने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। उसने मेरे माथे पर स्नेह से हाथ फिराना शुरू कर दिया था। उसके खुले बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे, उसकी कोहनी तक ही आ रहे थे। उसके बाल बहुत घने थे और बहुत सुंदर। शायद मैंने आज तक उसके जैसे सुंदर घने बाल नहीं देखे थे। मैं कई देर तक उसके बालों को निहारता रहा। उसके हाथ बदस्तूर मेरे माथे पर शिरकत कर रहे थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके घने बालों से खेलना शुरू कर दिया। उसके मोबाइल में गाना बज रहा था, मेरी हीरिए फकीरिए नी सोहणिए, तेरी खुशबू नसीली मनमोहनिए। मैं बहक रहा था। मेरी शराब ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था। उसने कहा, मेरे पैर दुखने लगे, उठिए बैठिए। मैं उठकर उसके पास ही बैठ गया। उसने पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, ये देख रहा हूँ भगवान कितनी सुंदर रचनाएं रचता है। आप कितनी सुंदर हो, पर आप में जरा भी गुमान नहीं। उसने कहा, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर गुरूर किस बात का करना। आप भी बहुत खूबसूरत हो। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं और आपको घमंड तो छूकर भी नहीं गुजरा। हम बातें कर रहे थे, अचानक जाने मुझे क्या हुआ, मैंने उठकर उसके लबों को चूम लिया। वो हड़बड़ा गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके इस रवैये से मुझे खुद पर शर्म महसूस हुई। शायद उसे इस हरकत की मुझसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रात में सन्नाटा पसरा था। मुझे उस कमरे में गहन खामोशी के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मुझे लग रहा था मेरी इस हल्की हरकत पर मुझे पाताल में फेंक दिया गया था। मेरी धड़कनें घड़ी की टिक टिक से ज़्यादा शोर जोर से सुनाई दे रही थी। मुझे अपराध बोध हो रहा था और उसका विश्वास तोड़ने का मलाल था। वो तो बस जैसे निष्प्राण हो गई थी। 3:45 बज रहे थे। उसके हाथ उसके चेहरे से नहीं हटे थे। मैंने खुद को संभाल कर उससे कहा, क्या हुआ? उसने गर्दन हिलाकर कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, दिन उगने वाला है, मुझे अब जाना चाहिए। उसके मोहल्ले में जाग हो जाएगी। मैं जाऊं? उसने फिर अपने सिर को हिलाकर कह दिया, हाँ। मैं वहाँ से उठा, चुपचाप दरवाजे के पास गया। वहीं से कहा, गेट बंद कर लेना, मैं जा रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। मैं जल्दी से उसके मोहल्ले से बाहर वाली सड़क पर आ गया, ऑटो किया और उसमें बैठ गया। मेरा मन दुखी था। मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने ऑटो से ही उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, सॉरी। मैसेज अनसीन रहा। मैं एकदम ब्लैंक था। जैसे ही मैं होटल के पास पहुंचा, मोबाइल बज उठा। पहुंच गए? उसने पूछा। मैंने कहा, बस पहुंचने वाला हूँ। उसने कहा, सो जाना, आज ऑफिस भी जाना है। आज हो ना यहाँ? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, ठीक है, दिन में बात करूँगी, मुझे भी कुछ देर सोना है। मैंने देखा उसका रबड़ बैंड अभी भी मैंने कलाई में पहना हुआ था। मैं होटल के कमरे में आ गया था। सोने के लिए कंबल में घुस गया था। रह रहकर पूरी रात आंखों के आगे घूम रही थी। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली, पर उसका हथेलियों से ढांपा हुआ चेहरा बार बार सामने आ रहा था। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। मैं ये भी नहीं कह सकता था कि शराब के नशे में हुआ सब, क्योंकि जिस वक्त मैंने वो शर्मिंदगी भरी हरकत की थी, उस वक्त तो नशा कब का काफूर हो चुका था। अगर शराब के नशे में ही मैंने ऐसी हरकत की होती तो बहुत पहले कर चुका होता। हालांकि जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता था। फिर भी मुझे पश्चाताप था। मैंने
पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम को याद किया। मुझे परसों रात का वाक़या याद आया, जब हम एक दूसरे से 2 हाथ की दूरी पर थे और एक दूसरे को देख भी नहीं पाए थे। बहुत दुख हुआ था दोनों को ही। उस दिन उसका भाई, वो और उसकी बेटी तीनों बस स्टॉप पर आए थे। उसकी बेटी को अपनी दीपावली की छुट्टियां काट कर अपने हॉस्टल जाना था, तो वो और उसका भाई उसे बस में बिठाने आए थे। उसी वक्त मैं उसके शहर में बस से उतरा था। रात का 1 बज रहा था। मैंने बस से उतरने से पहले मोबाइल चेक किया, वो ऑनलाइन दिख रही थी। मैंने मैसेज छोड़ दिया। मैसेज था, उसका तुरंत रिप्लाई आया, कहाँ? बस स्टॉप, अभी बस से उतरा। मैं भी वहीं हूँ। अच्छा, वाह! पर आप यहाँ कैसे? बेटी हॉस्टल जा रही है, उसे छोड़ने आए हैं। बेटी को बस में बैठा दिया, वापस जा रहे हैं। जा रहे हैं? कौन है साथ में? कैसे आए? कार से आए हैं। विक्रम भैया साथ में हैं। हम तीसरे गेट से निकल रहे हैं, आप उधर आ जाओ। एक झलक देख लूँ आपकी, आंखें तरस रही हैं आपको देखने को। आ जाओ ना जल्दी से। आता हूँ, पर पहचानूंगा कैसे? कैसी कार है? सफ़ेद स्विफ्ट डिज़ायर, गाड़ी नंबर RJ24SN6780। हमने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, आपके पसंदीदा रंग वाली। बस पहुंचा, पलक झपकते ही मैं दौड़कर गेट नंबर 3 पर पहुंचा। सफ़ेद स्विफ्ट डिज़ायर पर नज़रें दौड़ा रहा था। सारी सफ़ेद कारें मुझे स्विफ्ट डिज़ायर ही लग रही थी, पर वो RJ24SN6780 कहीं नज़र नहीं आई। मैंने मैसेज किया, किधर रह गए? हम तो निकल गए, अभी वहीं से तुलसी रोड मुड़ लिए, आप नहीं दिखे। हमारा बहुत मन था आपको देखने का। हम हजारों चेहरों में आपको ढूंढते रह गए, पर वो चेहरा नहीं दिखा जो हमें देखना था। दिल धक से बैठ गया। मैसेज किया, ओह आप निकल गए, मेरे इतने नज़दीक से निकल गए। काश आपकी कार भी दिख जाती तो आपको देखने जितना सुकून मिल जाता। हमारा भी मन खराब हो गया है, आंख भर आई है। मैं जा रही हूँ, बाय, सुबह बात करती हूँ। आप होटल ले लो। हाँ ठीक है, जाइए, गुड नाइट, बाय। मैं मैसेज करने के बाद कोई घंटे भर खड़ा रहा वहाँ। कदम उठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत दूर चली गई है, पास से ही होकर बिना मिले। बस आने वाली हर सफ़ेद गाड़ी पर नज़र पड़ रही थी। तभी मैसेज आया, होटल पहुँच गए आराम से? नहीं, ना। क्यों? फिर कहाँ हो? यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, बस आती जाती सफ़ेद गाड़ियाँ देख रहा हूँ। अरे पागल हो आप, इतनी ठंड में 1 घंटे से खड़े हो, बीमार होना है? जाओ होटल, मैं मैसेज नहीं करती तो यहीं खड़े रहते रात भर। जाता हूँ, सुनिए, मिस यू टू। जाइए, होटल जाकर मैसेज करना। मैं भीगी हुई आंखें लिए हुए होटल के लिए चल पड़ा। होटल पहुंचकर उसे मैसेज किया कि होटल पहुंच गया हूँ, तो उसका मैसेज आया, ठीक है सो जाओ, बहुत रात हो गई है, आपको भी सुबह ऑफिस जाना होगा, मुझे भी जाना है। आज शाम को घर आ जाना, मैं बता दूंगी अगर बुलाना हुआ तो। मेरे दिमाग में सारी घटना फ्लैशबैक की तरह घूम रही थी कि घंटी बज उठी। उसने कहा वो ऑफिस जा रही है, बीच बीच में मैसेज करेगी। मुझे भी समय से निकल जाने को बोला। बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गया। मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे साथी भी साथ थे। हमने एक ऑटो ले लिया था। ऑटो अपनी गति से ऑफिस की ओर चल पड़ा। मुझे थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही थी। पूरी रात सोया जो नहीं था और परसों रात की भी नींद थी। मैं थोड़ा सा उनिंदा था, मगर सुस्त नहीं था। मैं चिर परिचित रास्ते से गुजर रहा था। इस रास्ते से मुझे बड़ा लगाव था। इस रास्ते के एक मोड़ से मेरे ऑफिस का रास्ता जाता था और उसी मोड़ पर उसके घर की तरफ से एक सड़क आकर मिलती थी और वहीं से दूसरी तरफ उसके ऑफिस के लिए और जाती थी। या यूं कहा जा सकता है कि हम दोनों के ऑफिस से वो रास्ता एक बार मिलकर जुदा होता था। जैसे ही वो मोड़ आता था, जाने क्यों मुझे
अजीब सी खुशी महसूस होती थी। मुझे याद है जब मैं पिछली बार उसके शहर आया, हम दोनों 2 बार इस मोड़ पर ही मिले थे। एक बार वो मेरे साथ थी, दूसरी बार अलग थी। वो दोनों बार ही 2 अलग-अलग मनोस्थितियों वाली घटनाएँ थी, पर दोनों ही अपने आप में यादगार थी। हुआ यूँ था कि पिछली बार भी मैं ऑफ़िस के काम से यहाँ आया था। तब तक हम दोनों की केवल ही 2 मुलाकातें हुई थी, और जो पिछली 2 मुलाकातें थी, उसने हमें बहुत करीब ला दिया था। वो मुलाकातें, जिनमें से एक मुकम्मल मुलाकात थी, एक को मैं मुलाकात तो कह रहा हूँ, पर वो सही से मुकम्मल मुलाकात थी, ये कहा नहीं जा सकता। मुझे याद है, उस रोज़ मैं ऑफ़िस के पास वाले होटल में ही रुका था। उस वक़्त उसकी बेटी उसके घर आई हुई थी। मैं उससे लगातार मैसेजिंग के ज़रिए जुड़ा हुआ था। जब भी उसके शहर आता था, मैं बहुत खुश रहता था। उस दिन भी था जब मैंने बताया कि मैं अपने ऑफ़िस के पास ही रुका हूँ, तो उसने बताया, तुम्हारे ऑफ़िस के पास जो स्क्वायर सर्किल से गुज़रूँगी, मुझे ठीक 8:30 बजे मिलना, अंडरपास के पहले मोड़ पर। मैंने घड़ी देखी, 7:40 हुए थे। मैं जल्दी से तैयार हुआ। ऐसा करने में आधा घंटा लग रहा था। फिर मैं पैदल ही स्क्वायर सर्किल के पास पहुंच गया। वो अपनी रेगुलर टैक्सी में आ रही थी। मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। ठीक 8:33 पर उसकी टैक्सी आकर मेरे पास रुकी। तब तक मैं पचासों बार घड़ियां देख चुका था। मैंने अपनी फेवरेट सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी और ब्लू पैंट पहन रखी थी। उसने गुलाबी सूट और सफ़ेद सलवार पहन रखी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसे परियों की शहज़ादी कहता था। मैं उसे अपलक निहारे जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूं ही मुझे देखते रहोगे या टैक्सी में बैठोगे भी? मैं छेंप गया और झट से उसके बगल में बैठ गया। जास्मीन की भीनी खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। मैं कनखियों से उसे देख लेता था और वो मुझे। दोनों के चेहरों पर एक मोहक मुस्कान छाई थी। उस वक्त यदि कोई भी हमें देखता तो कह देता, हम दोनों प्यार में हैं। उसने बात शुरू की, नाश्ता किया आपने? वैसे तो मैसेजिंग में बहुत बातें कर लेते थे, पर आमने सामने आने पर हम दोनों को ही थोड़ी संकुचाहट सी होती थी। उसी संकुचाहट का नतीजा था कि उसने पूछा था, नाश्ता किया? मैंने छेपते हुए ना में गर्दन हिला दी। वो मुस्कुराकर बोली, जानती थी नाश्ता नहीं किया होगा। मैं आपके खाने के लिए कुछ लाई हूँ। ये कहकर उसने मेरी तरफ एक बैग बढ़ा दिया। मैंने वो बैग अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुरा दिया। वो टैक्सी उसी मोड़ से गुजर रही थी। वो मुझसे बोली, आप पर सफ़ेद शर्ट बहुत सूट कर रहा है। मैंने कहा, मैं आपके लिए ये बात कहने वाला था, पर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इन्हीं बातों में सफ़र कट रहा था। उसका ऑफिस आने वाला था। उसने कहा, मैं आज ऑफिस में लंच अवर्स में आ जाऊंगी, आप भी आ जाना। जगह मैं आपको मैसेज में सेंड कर दूंगी। साथ बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। ये टैक्सी आपको बाहर वहीं ड्रॉप कर देगी। उसका ऑफिस आ गया था। मैंने कहा, मैं टैक्सी से नहीं उतरूंगा। मैं नहीं चाहता मुझे आपका कोई भी ऑफिस स्टाफ देखे। आप भी टैक्सी से उतरकर मुड़कर मत देखना। मैं उसे अपलक निहार रहा था और वो परियों की शहजादी टैक्सी से उतरकर अपने ऑफिस चली गई। मैं जानता था कि वो पलट कर देखना चाहती थी, मगर मेरे मना करने के बाद उसने पलट कर नहीं देखा। वो मुझसे दूर जाते हुए यूं महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी मुझसे दूर जा रही है। टैक्सी घूम गई और मुझे वहीं पर ड्रॉप कर दिया जहां से पिक किया था। इस दौरान उसका मैसेज आया, रूम पर पहुंचते ही नाश्ता कर लेना, फिर आपको भी ऑफिस निकलना है। वहाँ बिजी हो जाओगे तो कुछ खा नहीं पाओगे। उस आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। काश आप हमारे शहर में रहते तो हम जब मन होता आपको देख लेते। आज हमने आपको 4 महीने बाद देखा है। आपको कहाँ आना है ये हम आपको मैसेज कर देंगे। आप अपना काम लंच तक निपटा लेना। तब तक बाय। मैंने रूम में पहुंचकर काफ़ी देर तक खुद को शीशे में निहारा। उसने कहा था, आप पर सफ़ेद शर्ट बहुत सूट कर रहा है। मेरे गाल लाल हो गए थे। बड़े प्यार से मैंने उसका दिया बैग खोला। उसमें 1-2 खानों का छोटा सा टिफ़िन था। एक प्रोबायोटिक दही का पैकेट था,
2 गुलाबी टिश्यू पेपर्स थे। मैंने टिफ़िन खोल कर देखा। एक खाने में 2 लड्डू थे, एक में 3 पराठे और उस पर कच्चे आम का अचार था। मैंने नाश्ता करना शुरू किया। हर एक कोर खाते हुए मुझे उसका चेहरा याद आ रहा था। कितने प्यार से मेरे लिए नाश्ता बनाया होगा। जितनी खुशी मुझे उसे खाकर हो रही थी, उतनी ही उसे नाश्ता बनाते वक़्त महसूस हुई होगी। मेरे होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट तैर गई। नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। अचार के 3 पीस थे। मुझसे 1 और आधा पीस ही खाया गया। मैंने बाकी अचार टिफ़िन में ही छोड़ दिया। मुझे उसके मरमरी हाथों के छुअन का एहसास हो रहा था। तभी उसका मैसेज आया, "ये अचार और लड्डू भी हमारे बनाए हुए हैं। कैसे लगे आपको?" मैंने उसे मैसेज किया तो उधर से मैसेज आया, "बाय।" मैंने ऑफ़िस जाने के बाद जल्दी ही अपना काम निपटा लिया। कोई ज़्यादा काम नहीं था, बस कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करवाने थे, जो पहले से ही मैं तैयार करके लाया था। उसके शहर में हमारे विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय था। मेरा कोई 3-4 महीने में आना-जाना होता रहता था वहाँ। उसका मैसेज आया, "हम आपको केलकर म्यूज़ियम में मिलेंगे। आप ठीक 2:30 बजे हमें मिलें। हम 3:30 तक आपके साथ रह सकते हैं।" मैं जल्दी से वहाँ से निकल गया। मेरे लिए जगह नई थी, इसलिए मुझे समय नहीं गँवाना था, क्योंकि हमारे पास केवल 60 मिनट थे वहाँ एक-दूसरे के साथ रहने के लिए। मैं नियत समय पर वहाँ पहुँच गया था, मगर तब तक वो नहीं आ पाई थी। मैं बेचैनी से इधर-उधर नज़रें दौड़ा रहा था। ये इंतज़ार भी बहुत बेकार चीज़ है। हर लम्हा घंटों सा बीत रहा था। मैं चहलकदमी कर अपना वक्त बिता रहा था। दिल में कई सैलाब उठ रहे थे। कोई भीतर ही भीतर पूछ रहा था, "क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है? वो भी विवाहित और तुम भी।" वो भी यही पूछती मुझसे। कहती, "बताओ तो, हम क्यों अच्छे लगे?" कोई जवाब न सूझता। सर को झटके के सारे प्रश्नों को जैसे सर के बाहर कर दिया। दिल तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बच्चे की तरह जिद पर अड़ा हो, मुझे तो यही चाहिए। सच ही तो था, हम बच्चों जैसे ही हो गए थे। बेबात हँसते, फिर कुछ देर तक हाथ थाम के बैठ जाते, छोटी सी बात पर बुरा मानकर कुट्टी हो जाते। मैंने गेट की तरफ नज़र उठाई तो देखा वो चली आ रही है। नज़रें मिलने पर वो मुस्कुराई और मेरे पास आ गई। "ट्रैफ़िक की वजह से थोड़ा लेट हो गई," उसने बताया। "कोई बात नहीं, आप आ गई, ये मेरे लिए बड़ी बात है।" "क्यों? क्यों ना आती? आपसे मिलना मेरे लिए भी तो बड़ी बात है," वो बोली। हम दोनों की नज़रें मिली और हम मुस्कुरा दिए। "आइए, कॉफ़ी हाउस चलते हैं," कहकर वो आगे चल पड़ी। मैं उसके पीछे था। मैं उस जगह के लिए अजनबी था, इसलिए वो ही अगवानी कर रही थी। उसके साथ यूँ होने से मेरे कदम तो जैसे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उस वक़्त कॉफ़ी हाउस में गहमा-गहमी ज़्यादा थी। हम किसी एकांत में बैठना चाहते थे, जहाँ आस-पास ज़्यादा लोग ना हों। वैसे वो कॉफ़ी हाउस 2 भागों में बँटा हुआ था। एक तरफ खुला लॉन था, दूसरी ओर बड़ा हॉल। हॉल में हमें कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ हम दोनों के बैठने के लिए उपयुक्त लगे। हमने लॉन में ही बैठने का मन बनाया। एक छाँव वाली जगह पर जाकर हम बैठ गए, जहाँ आस-पास कम लोग थे। उसने सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मैं बस उसे देखे जा रहा था। उसने कहा, "ऐसे मत देखिए, हमें शर्म आती है। आपकी आँखें बहुत गहरी हैं।" उसकी ये बात सुन मैं परे देखने लगा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, "हमने ये भी नहीं कहा कि हमें देखो ही मत।" उसके ऐसे कहने से हम दोनों ही खिलखिलाकर हँस पड़े। तब तक वेटर ऑर्डर सर्व कर गया था। हमारे 25 मिनट उसके इंतज़ार में और बैठने के लिए जगह ढूँढने में ही गुज़र गए थे। घड़ी हमारे बिछुड़ जाने का समय नज़दीक आ रहा है, कह कर चिढ़ा रही थी। हमने खामोशी के साथ कॉफ़ी पी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करें, कहाँ से शुरू करें। खैर, चुप्पी उसने तोड़ी। "आपके ऑफ़िस का काम हो गया?" मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। "और फिर?" "अभी जाने के बाद मुझे अटेंडेंस सर्टिफ़िकेट लेना है, जो कि इवनिंग आवर्स में ही मिलेगा।" "तो आप आज ही चले जाएँगे?" उसने पूछा। "हाँ, आज ही जाना होगा। मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है।
तो शाम की ट्रेन है। ओह! ठीक है। उसने ओहो! इस तरह कहा जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। वेटर बिल लेकर आया था। बिल उसने पे किया, मुझे नहीं देने दिया। फिर बोली, यहाँ से उठकर उधर बगीचे में बैठते हैं। मैंने फिर उसका अनुसरण किया और पीछे-पीछे चल पड़ा। वो आगे चलती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका भरा हुआ बदन बहुत आकर्षक लग रहा था। मन कर रहा था वो यूं ही आगे चलती रहे और मैं उसके पीछे चलता रहूं। कुछ दूर पर जाकर उसने मुड़कर देखा। आप हमारी दुल्हन हो जो पीछे पीछे चल रहे हो। चलो साथ साथ आओ, उसने कहा। आप आगे आगे चलती हुई बहुत सुंदर लग रही हो। आपको चलते हुए देख रहा था। अच्छा, कभी औरतों को चलते हुए नहीं देखा आपने? जी, देखा है। नज़र पड़ ही जाती है, पर आप जैसी सुंदर औरत को कभी नहीं देखा। मैंने सच्चाई बयां कर दी। उसने मुझे देखकर आंखें तरेरी और हम दोनों की हंसी छूट गई। हम बगीचे में आकर बैठ गए, पर बगीचा दूब से पानी दिए जाने के कारण गीला था। वहाँ हमने बेंच की तरफ नज़र दौड़ाई। जो बेंच छाया में थी, वो सब ऑक्यूपाइड थी और धूप में बैठना नहीं था। हम वहीं बगीचे में एक छोटी से घेरे के रूप में बनी हुई दीवार नुमा मुंडेर पर बैठ गए। अचानक मेरी नज़र उसकी गर्दन के पास पड़े खरोच के निशान पर गई। वैसे ही खरोच उसकी कलाई पर भी दिखी। हमने पूछ लिया, आपको ये खरोच कैसे आई? उसने कहा, कहाँ है खरोच? बदले में उसका सवाल था। मैंने बताया। वो बोली, ओह! मुझे पता नहीं चला ये कब आई। कुछ देर वहाँ खामोशी छा गई। मैंने ही बात शुरू की, सर आए थे ना? ये सब कहीं। उसने बेचैनी से पहलू बदला। फिर घड़ी को देखते हुए बोली, 4:40 हो गया। समय कितना जल्दी बीत गया। उसने टॉपिक बदल दिया। मैं फिर खामोश हो गया। वहाँ कुछ युवा जोड़े दिख खड़े थे पास ही, जो बार बार हंस रहे थे। शायद उन्हें हमारा जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। सच ही तो था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस चांद को ग्रहण लगा रहा हूँ। कहाँ तो बेहद सा खूबसूरत और कहाँ मैं बिल्कुल साधारण सा लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा। सच में मुझे उस वक्त लग रहा था कि मखमल में टाट का पैबंद वाली कहावत क्या होती है, पर उस बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर तो इतनी खुशी जाहिर हो रही थी जैसे उसे कोई बचपन का खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। खैर, समय बीत गया यूं ही, एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए। मैंने उसे कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने कहा, यहाँ पकड़ना है आपको हमारा हाथ? लो पकड़ लो। मैंने इनकार कर दिया, नहीं, यूं सरेआम हम आपको दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना नहीं चाहते। आप हमारी परियों की शहजादी हो। वो मुस्कुरा दी, मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों उठ खड़े हुए। वो फिर आगे, मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो अचानक से रुक गई। बोली, अब मेन गेट का रास्ता आपको पता है, आप आगे चलो। हम दोनों मुस्कुरा दिए और मैं उसके साथ हो लिया। वहाँ से हमने एक ऑटो लिया और वापस उसी मोड़ के लिए चल दिए जहाँ से उसका और मेरा रास्ता मिलकर जुदा होता है। ऑटो में उसने कहा, आपको मेरा हाथ पकड़ना था ना, पकड़ लीजिए। मैंने उसका मखमली हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोर से धक धक हो रहा था। वो ऑटो से बाहर झाँकने लगी। मुझसे उसका चेहरा नहीं पढ़ा गया। शायद वो अपनी हया को मुझसे छुपाना चाहती थी। अपने मोड़ पर मैं उतर गया। वो आगे बढ़ गई। मैं एक भरपूर जीवन जीकर अपनी ज़िंदगी को दूर जाते हुए देखता रह गया। चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मैं पैदल ही ऑफिस आ गया। वहाँ से अपनी ज़रूरी कागजात लिए और स्टेशन की ओर चल गया। 5:15 की ट्रेन थी मेरी। मैं उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। कुछ कुछ देर में मोबाइल पर नज़र डाल रहा था, मगर उसका मैसेज नहीं चमका मोबाइल पर। ट्रेन चल पड़ी थी। मुझे सीट मिल गई थी। पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। रिजर्वेशन का खर्चा उठाना जेब को मंजूर नहीं था। ट्रेन सरपट दौड़ रही थी और उसकी यादें भी। अचानक मोबाइल में उसका बड़ा सा मैसेज चमका। हमें बहुत अच्छा लगा आज का दिन। हम बहुत खुश हैं। आप हमारी हर बात कितने गौर से ऑब्जर्व करते हो।
हमारी गर्दन और कलाई का खरोच भी देख लिया। हमें तो पता ही नहीं था आपके साथ बिताए एक-एक पल, एक-एक जन्म से लगते हैं। आप कितना ख़्याल रखते हैं। हमारे ऑफ़िस के पास हमें वहाँ पलटकर मत देखना। ये आपकी बातें हमारी रूह को छू जाती हैं। एक बात और, आपने अच्छा किया वो आम का अचार के कुछ टुकड़े टिफ़िन में ही छोड़ दिए। हमने उन्हें खा लिया। आपके झूठे थे ना, हमें बहुत अच्छा लगा। अब शायद मैं मैसेज ना कर पाऊँ, ना ही बात कर पाऊँ। अपना ख़्याल रखना, आराम से जाना। बाय। मेरे होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने आँखें बंद कर ली थी। ये थी पिछली मुलाकात, जिसे मैं एक मुकम्मल मुलाकात कह रहा हूँ। इससे अगली मुलाकात मुकम्मल थी या क्या थी, कह नहीं सकता। पर वो भी अपने आप में एक एहसास थी। ऑफ़िस में उस दिन काम ज़्यादा रहा। मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैं उसे बहुत से मैसेज भेजना चाहता था, माफ़ी माँगना चाहता था। कहीं न कहीं उसके सम्मानित नारित्व को मैंने ठेस पहुँचाई थी। क्या किसी औरत का पुरुष को चाहना इतना ही है कि जब भी वो अकेले में आधी रात को हमारे साथ हो और हम पर पूर्ण विश्वास करे, हमें घर बुला ले, तो इसका मतलब यही तो नहीं कि हम उसे पाना चाहें या वो समर्पण कर रही है। शायद उसका विश्वास को तोड़ दिया था मैंने। मैं भी उन्हीं बाकी दुनियावी लोगों की भीड़ में शामिल हो गया था, जो स्त्री की नज़दीकी का फ़ायदा उठाना चाहता है। पर यह सच नहीं था। मैं उसकी मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था। बस मुझे उस पर प्यार आ गया था, इसलिए मुझसे वैसा हो गया था। मैं उससे ये सब बताना चाहता था, पर उसका मैसेज आए तो कहूँ, कल रात के लिए माफ़ी माँग लूँ। 2 रात की नींद के कारण मन अनमना-सा हो रहा था। रह कर कई बार नींद के झटके आ चुके थे, मगर उसका एक भी मैसेज नहीं आया था। वो मुझे बहुत अकर रहा था। उसने इतने करीब होकर भी शायद बहुत दूर हो गया था मैं। क्या हमारे प्यार की गहराई सतही ही थी कि एक थपेड़े भी नहीं सह पाई? मगर मुझे उस पर जाने क्यों इतना विश्वास था कि वो मुझसे नफ़रत नहीं करेगी। हमने एक-दूजे के सुख-दुख साझा किए थे। जब वो बीमार थी, तब उसे मैंने बहुत मानसिक सहारा दिया था। दूर रहकर, उसके पास रहकर सेवा नहीं कर सकता था। और जब मैं बीमार हुआ था, तो वो केवल मेरी फ़िक्र कर सकती थी। ना मुझे पूछ सकती थी तबीयत कैसी है, ना मुझे देखने आ सकती थी। उस वक़्त वो परेशान रही थी बहुत। मुझे पता है 2 दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया था ढंग से। शायद भूखी ही रही हो। मैं उसे केवल इतना मैसेज कर पाया था कि बहुत बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया हूँ। मैसेज मत करना। मैं जब भी फ्री हुआ आपको मैसेज कर दूँगा। उस एक मैसेज ने तुम्हें कितना बेचैन कर दिया था, ये तुमने बताया था मुझे। मैं जानता था वो असहज हो गई होगी, पर मुझसे खफ़ा तो नहीं थी। मुझे आशा थी उसका मैसेज ज़रूर आएगा। मेरी आशा को उसने टूटने नहीं दिया। लंच के ठीक पहले उसका मैसेज आया, खाना हो गया क्या आपका? आज बिज़ी रही मैं, कुछ क्लेम आए थे, वो क्लियर करने थे। आज मुझे बार-बार नींद के झटके आ रहे हैं। आपका भी यही हाल होगा। खैर, काम तो करना ही है। आपका काम कहाँ तक पहुँचा? जल्दी अपना काम निपटा लेना। आज आपको जाना ही है ना? काम से फ्री होकर मैसेज करना। अभी मत करना मैसेज, अभी मेरे पास असिस्टेंट बैठे हैं। उनके सामने यूँ बार-बार मोबाइल पर मैसेज देखना अच्छा नहीं लगता। उसका मैसेज पढ़कर मन को बहुत राहत मिली, पर मिलने का उसने अभी तक नहीं लिखा था। क्या वो नहीं मिलना चाहती थी? पर उसका मैसेज किस प्रकार का था, वो मुझे खफ़ा तो किसी भी प्रकार से नहीं लग रही थी। मैं उसके मैसेज को कोई 10 बार पढ़ रहा था। हो सकता हो वो बिज़ी रही हो, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से काम निपटाना है। मैं लंच के बाद अपने काम से मसरूफ़ हो गया था। रह कर उसके बालों में उँगलियाँ फिराना याद आ रहा था। कितने घने और सुंदर बाल थे उसके। इसी सोच विचार में कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था और मुझे काम निपटाना था। उसका मैसेज आया था, हम घर के लिए निकल रहे हैं, आपका काम निपटा या नहीं? जैसे ही काम निपट जाए हमें मैसेज करना। हमें आपसे बहुत सी बात करनी है। ओके, अभी तो काम में लगा हूँ,
फ्री होते ही मैसेज करूँगा, मुझे आज काम ज़्यादा है। उसके बाद उसका मैसेज नहीं आया। मैं भी बिज़ी हो गया। कोई 7 बजे जाकर काम ख़त्म हुआ। मैं ऑफ़िस से निकला, साथी लोग जा चुके थे। सब होटल पहुँच गए थे। मैंने ऑटो करने से पहले उसे मैसेज किया, मैं फ्री हो गया हूँ। मैसेज अनसीन रहा। मैंने फिर मैसेज किया, अभी ऑफ़िस के बाहर ही हूँ, ऑटो नहीं किया है। क्या आपके यहाँ आना है कि नहीं? फिर अनसीन रहा। ठीक है, होटल जा रहा हूँ। फिर अनसीन। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने कॉल किया, नहीं उठा। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। मैंने मेरे मन में नाराज़गी और क्रोध दोनों आ गए। मैंने ऑटो किया और होटल के लिए निकल गया। स्क्वायर सर्किल निकल गया था, आँखें नम हो गई थी। न मेरा मैसेज देख रही थी, ना फ़ोन उठा रही थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा था। अपने किए के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। आज के बाद इस मुई शराब को हाथ तक नहीं लगाऊँगा। उसके पास गया तो अपनी नीच मानसिकता दिखा डाली। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मेरे ख़्यालों का सैलाब उठता ही जा रहा था। मन में एक दर्द दूध के उफान की तरह उठता जा रहा था। लग रहा था कि झलक जाएगा, मगर तभी उसके फ़ोन ने मेरे दिल के विचारों में उफनते हुए दूध में पानी का सा काम किया। मैंने झट से फ़ोन पिक किया। वो उनिंदी थी। सॉरी, आपका मैसेज और फ़ोन नहीं दिखा। हमें बहुत ज़ोर से नींद आ गई थी। आप कहाँ हो इस समय? होटल पहुँच गए क्या? रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। गंदे, यहाँ आ जाते? अच्छा, बिना बुलाए ही कैसे आ जाता? आप पड़ोसियों से पिटवा नहीं देती मुझे? हाँ, ये तो है। तो कैसे आता? सुनिए, हमें लगा था रात वाली बात से नाराज़ हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। हम बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए मैं होटल जा रहा था। ठीक है, होटल से बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ आ जाओ। यहीं से स्टेशन चले जाना। मैं ओला कैब कर दूँगी। नाराज़ नहीं हूँ, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हमारी पसंद हो, औरों जैसे नहीं हो। इसलिए हमें अजीब लगा कि आप भी सब जैसे कैसे हो गए। हमें पता है आप दोबारा वैसा नहीं करोगे। उसकी ये बात सुन मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने मेरी हरकत को माफ़ कर दिया था। मुझे उसके साथ फिर आज समय गुजारने का मौका मिल गया था। मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं था। मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाना चाहता था। मेरा ऑटो होटल पहुंच गया था। मैं साथियों के पास बैठ गया। वो सब कमरे में बोतल खोले बैठे थे। एक बोला, लो, शेर भी आ गया, इसका भी पैक बना दो। नहीं, मेरा नहीं बनाना। आज मेरा पीने का मूड नहीं है। आज मुझे ट्रेन से जाना है। रिजर्वेशन नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। यार, एक पैक तो ले लो। नहीं यार, एक भी नहीं। तुम लोगों का हो गया हो तो खाना मंगवा ले। मंगवा लो। मैं खाना खाकर जाना चाहता था। इस बहाने उसके मोहल्ले के लोग भी घर में घुस जाएंगे। यूं सबके जागते मुझसे नहीं जाया जाएगा। हमने खाना निपटाया। मैंने अपना बैग उठाया और निकलने लगा। साथी बोले, तुम्हारी ट्रेन तो 12 बजे की है, अभी तो 8:30 हुए हैं। अभी कहाँ? किसी मिलने वाले के यहाँ जाना है। वहीं स्टेशन के नज़दीक ही रहता है। बार बार फ़ोन कर रहा है, इसलिए वहीं से निकल जाऊंगा। मैंने बहाना बना दिया। मैं होटल से बाहर आ गया, ऑटो किया और बैठ गया। उसे मैसेज किया, आ रहा हूँ, ऑटो में हूँ। एड्रेस सही बताया है ना? कहीं कल की तरह इधर उधर घूम कर ही समय मत निकाल देना। आ रहा हूँ। अब आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूल सकता मैं। आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से। आज तो नहीं पिए हुए हो ना बेवड़े? नहीं पिया। कुछ देर में उसका मैसेज आया, मेरे घर कोई आया है, आप कहाँ तक पहुँचे? मेरे मैसेज आने तक मत आना। उनके जाने के बाद मैसेज कर पाऊँगी, तभी आना। घर से दूर कहीं उतर जाओ। मुझे धक्का लगा। मेरे अरमानों पर पानी पड़ गया था। इतनी रात गए, कोई आएगा तो कैसे जाएगा जल्दी? मैं ऑटो छोड़कर इधर उधर बेवजह ही घूम रहा था। 9:15 हो गए थे। उसका मैसेज नहीं आया था।
वो ऑनलाइन भी नहीं दिख रही थी। मैंने मैसेज किया, मैसेज अनसीन था। मैं बेखबर हो गया था। मैं वहीं एक चाय वाले की दुकान पर बैठ गया और चाय बनवा ली, उसकी चुस्कियाँ लेने लगा। मुझे उसके मैसेज का इंतज़ार था। पता नहीं मुझे वहाँ से वापस ही तो लौटना पड़ जाना था, तो उससे मिल पाना संभव होगा या नहीं, कुछ भी नहीं पता था। मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। कैसे 2 अजनबी जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, जानते भी नहीं थे, फिर इतना लगाव और प्यार कैसे हो गया था? मुझे उस दिन बड़ा अपमान महसूस हुआ था जब पहली बार उसका फ़ोन आया था। मैंने एलआईसी पॉलिसी पर लोन लिया हुआ था और उसे रीपे नहीं कर पा रहा था। पहले मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हुए, फिर वहाँ के कर्मचारियों के फ़ोन आने शुरू हुए। अब की बार में ही 2-3 महीने बीत गए। एक दिन ऑफ़िस में यूँ ही अभी की तरह चाय की चुस्कियाँ ले रहा था कि एक लैंडलाइन फ़ोन से मेरे मोबाइल पर कॉल आई। उधर से एक महिला की रौबदार आवाज़ गूंजी। मिस्टर बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ। कहिए, आप कौन बोल रही हैं? मैं एलआईसी से मैनेजर बोल रही हूँ। आपकी एक पॉलिसी का लोन ओवरड्यू चल रहा है। श्रीमान, आप तो सम्मानित कर्मचारी हैं। आपकी 3-3 पॉलिसियाँ चल रही हैं। फिर इस तरह से एक पॉलिसी को ख़राब करना अच्छा नहीं है। इससे ना केवल आपकी छवि ही ख़राब हो रही है, बल्कि आपकी पॉलिसी से मिलने वाले फ़ायदे भी आपको नहीं मिल पाएँगे। आप बताएँ, कब तक लोन रीपे कर रहे हैं? मैडम, इन दिनों मैं आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहा हूँ। अभी खुद को समर्थ नहीं समझ रहा हूँ आपका लोन चुकाने में। आप कोई रास्ता सुझाएँ। आप ऐसा कीजिए, मैं पॉलिसी सरेंडर कर देता हूँ। आप अपना लोन काट कर बकाया अमाउंट मुझे दे दीजिए। मैंने कहा, मिस्टर, आप पॉलिसी बंद न करवाएँ। आपको बहुत नुकसान होगा इससे। आप ऐसा करें, आप कोई गोल्ड लोन वगैरह लेकर ये लोन भर दीजिए। फिर जब आपका पॉलिसी का बोनस आएगा, तो अपना गोल्ड फ्री करवा लीजिए। अगर फिर भी नहीं हो पाया, तो आप अपनी एक एप्लीकेशन स्कैन करके हमें मेल कर दें। हम आपकी पॉलिसी बंद करके आपको बकाया दे देंगे। पर ये सोच लें, आपको बहुत नुकसान होगा। आप कल तक मुझे बता देना। मैं कल आपको दोपहर में फिर से फ़ोन करूँगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैं उन दिनों चैन से सो नहीं पाया। मैंने सारे हाथ-पैर मैर मार लिए थे, मगर मुझसे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई थी। मैंने अपना एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरकर पास रख लिया था। उस दिन मैं उसे मेल करने वाला था। उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। लंच बाद फिर उसका फ़ोन आया। मिस्टर, आपकी व्यवस्था बैठी? लोन चुका रहे हैं आप? नहीं मैडम, मैं नहीं कर पाया व्यवस्था। अरे! नहीं हुई, मैंने बताया था गोल्ड लोन ही ले लीजिए। आपने क्यों नहीं लिया? मैडम, गोल्ड के नाम पर मेरे पास एक अंगूठी है, उसका 8,000 रुपए ही मिल रहा है। पत्नी ने अपने गहने देने से इनकार कर दिया है। प्लीज़, आप तो मेरी पॉलिसी बंद कर दें और लोन भर लें। मैंने सच्चाई बयाँ कर दी। शायद मन दुखी था, इसलिए सच कह दिया। उधर कुछ देर चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई, मिस्टर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? आपने किस लिए लिया था लोन? जी, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। मैंने अपनी बेटी की आईआईटी की कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए लोन लिया था। अभी उसकी कोचिंग का खर्च इतना हो रहा है कि अभी लोन नहीं चुका सकता हूँ। आप मेल एड्रेस दें, मैं पॉलिसी सरेंडर का आवेदन भर रहा हूँ। ठीक है। उधर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर एक मोबाइल नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें एलआईसी ऑफ़िस की ईमेल का एड्रेस था। मैंने उस पर अपना आवेदन मेल कर दिया। मैं संतुष्ट था। चलो, एक कर्ज़े से तो पीछा छूटा। अगले दिन फिर मुझे लैंडलाइन से फ़ोन आया। हम एलआईसी के से मैनेजर बोल रहे हैं। आपका आवेदन हमें मिल गया है। फिर भी हम चाहते हैं आप फिर से विचार कर लीजिए। कहीं से व्यवस्था बन जाए, आपका बहुत नुकसान होगा। नहीं हो पाएगा मैम, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई नहीं है जो आपको लोन दे सके। मैम,
जब बीवी ने ही अपने गहने देने से इनकार कर दिया तो और कौन देगा। अच्छा, ठीक है। फ़ोन कट गया। कुछ देर में फिर फ़ोन आया। मिस्टर, हम आपकी हेल्प कर दें? आप पॉलिसी सरेंडर मत करें। आपका जब बोनस आ जाए पॉलिसी का तो आप मुझे चुका देना, ब्याज लूँगी। आप मुझे सच्चे इंसान लगे इसलिए मैं आप पर तरस नहीं खा रही हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आपको कुछ देर में फ़ोन करूँगी, विचार कर लीजिए तब तक। फ़ोन कट गया। मैं हतप्रभ था। वो अनजान महिला जिसे मैं जानता तक नहीं था, वो मेरी हेल्प करना चाहती थी। क्या करूं, क्या ना करूं? क्या मुझे हेल्प लेनी चाहिए या इनकार कर दूं? कहीं कुछ गलत तो नहीं? पर क्या गलत हो सकता था? वो मुझे जानती नहीं, मैं उसे नहीं जानता। क्या हेल्प ले लूं? सही कह रही है, नुकसान हो जाएगा बहुत। कुछ देर बाद उसका फिर फ़ोन आया। क्या सोचा आपने? मैम, मैं आपको पॉलिसी के बोनस पर ही आपका लोन चुका पाऊँगा। अगर आपको उचित लगे तो आप हेल्प कर दीजिए। ठीक है, आप अपना एक चेक मुझे ऑफ़िस के पते पर भेज दें। अमाउंट मत भरना, मैं ब्याज जोड़कर भर लूँगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप चलाते हैं? मैंने मैं पता भेज रही हूँ ऑफ़िस का। जी, चलाता हूँ, भेज दीजिए। कुछ देर में उसका एक मैसेज आया। उसमें उसके ऑफ़िस का एड्रेस लिखा था। मैंने उसे डायरी में लिख लिया। उसकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो देखी कि देखें तो ये मददगार आखिर कैसे दिखती है। मैं उसे देखता ही रह गया। वो किसी फ़िल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही सुंदर सा चश्मा लगा रखा था। उसकी आँखें नहीं दिख रही थी। दूसरे दिन मेरे मोबाइल पर लोन जमा होने का मैसेज आया एलआईसी की तरफ से। मैं खुश हो गया। मैंने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, शुक्रिया, आप मददगार बनी। स्वागत, लोन चुकाना ही था। उसके बाद हम में कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने उसका नंबर मोबाइल से हटाया नहीं। लोन जो चुकाना था। कई बार मैंने उसकी प्रोफाइल पिक देखी, जिसमें 3-4 बार बदली। अपनी प्रोफाइल पिक, हर पिक में हर बार उसकी आँख पर चश्मा लगा रहता था। मुझे अजीब लगा, आँखें दिख ही नहीं रही थी उसकी। मैंने इस दौरान अपनी प्रोफाइल पिक चेंज नहीं की थी। कोई 3-4 महीने बीत गए थे। एक रोज़ नए साल पर उसका मैसेज आया, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने भी रिप्लाई किया, सेम टू यू। मैसेज अनसीन रहा। मतलब उसने सभी जो नंबर उसके पास थे, सबको न्यू ईयर मैसेज किया था। कोई 10 दिन बाद मेरे मोबाइल पर एलआईसी का बोनस मिलने का मैसेज आया। दूसरे दिन उसका शाम को फ़ोन आया। उस दिन मैं घर पर था। उसने कहा कि आपका बोनस आ गया है, मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा रही हूँ। अपना अमाउंट ब्याज सहित कितना बन रहा है व्हाट्सएप कर रही हूँ। कल मेरे खाते में डाल दीजिएगा। अपना पता दीजिए, मैं चेक भेज दूँ आपका। मैं कल बात करूँगा कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उसका व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें उसने ब्याज सहित रुपये बताए थे और अपना अकाउंट नंबर भी बताया था। मैंने वो एक कागज़ पर उतार कर उसका मैसेज डिलीट कर दिया। उस दिन भी उसकी प्रोफाइल पिक चेंज थी, पर एक बात सेम थी, चश्मा लगा था। दूसरे दिन मैंने खाते से खाते में पैसे जमा करवा दिए। मैंने खुद उसे फ़ोन किया, मैम आपका पैसा आपके खाते में जमा करवा दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बुरा नहीं मानना। आप मुझे यूँ ऑफ़िस टाइम के अलावा फ़ोन नहीं करें। शायद आपको अटपटा लगे, पर इससे घर में कलह हो जाती है। ओह! माफ़ करें, आगे से नहीं आएगा फ़ोन। वैसे अब लेन-देन ख़त्म हुआ है, तो भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उसे यूँ कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा था, पर मजबूरी थी, मैं अपनी शांति नहीं खोना चाहता था। मैंने 26 जनवरी को उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, गणतंत्र दिवस की बधाई। उधर से मैसेज आया, आप कौन? मैं, आपने वो मेरा लोन भरा था। ओह! हाँ, माफ़ कीजिए, मैंने आपका नंबर हटा दिया था, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप तो घर पर नहीं हैं क्या? घर पर तो आपको फ़ोन ही नहीं करना था। जी, बाहर हूँ। मैं उसके ये कहने पर छिप गया था। आज भी प्रोफ़ाइल पिक चेंज थी। वही चश्मा लगा था, बड़ा-सा।
आंखें नहीं दिख रही थी। दूसरे दिन ऑफिस में आया तो उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आया हुआ था। मैंने भी उसे विश किया। इस तरह रोज़ हमारी हाय हेलो होने लगी। बहुत बार हम में बात नहीं होती थी। उस बार कोई 10 दिन पहले ही मैंने अपनी प्रोफाइल पिक चेंज की थी। उसका मैसेज आया, नाइस डीपी, गुड लुकिंग। मैंने रिप्लाई किया, आपकी तो हमेशा ही सुंदर रहती है और आप बदलती रहती हैं। अच्छा, वो हम सब महिलाओं का एक ग्रुप है जिसमें हर 10वें दिन प्रोफाइल पिक बदलनी होती है। बेस्ट 3 प्रोफाइल पिक चुनी जाती हैं। वैसे ही फॉर फन। जी, परिवार में कौन-कौन है आपके? मैंने सवाल किया। मैं, पति और बेटी। पति क्या ट्यूरिंग जॉब है, मैं एलआईसी में मैनेजर हूँ, बेटी सीए कर रही है। और आपके यहाँ? मैं, पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी। एक बेटा आईआईटी की कोचिंग कर रहा है, एक 10th में है और बेटी 7th में पढ़ रही है। गुड, हैप्पी फैमिली, बाय। अगले दिन मैंने गुड मॉर्निंग मैसेज किया। उसका मैसेज आया कि बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। कुछ देर में उसका मैसेज आया, आपका एक्सीडेंट हुआ था क्या? ये माथे पर कट का निशान है और टाँके से भी दिखाई दे रहे हैं। जी, सच बताऊँ या झूठ? जहाँ तक जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलते, फिर भी मैं सच ही जानना चाहती हूँ। बीवी ने फूल दे मारा। हाँ हाँ, आप भी। अब ये मत कहना कि फूल गमले में था। गमले में नहीं, लकड़ी के गुलदस्ते में था। व्हाट? आर यू श्योर? आप मजाक नहीं कर रहे हैं? जी, मैं सच कह रहा हूँ। ओह, लेकिन क्यों? मैं भाई के साथ मजाक कर रहा था। पीड़ित पतियों को लेकर के बीवियाँ पतियों से पिटती हैं। भाई भी बोला, बचकर रहना, भाभी का भी मिजाज गर्म है। उसे बुरा लगा। उसने सोचा कि जानबूझकर हम उनकी बुराई कर रहे हैं। उसने कहा कि दुनिया में बदनाम तो कर ही दिया है, आज करके दिखा ही देती हूँ। उसने गुलदस्ता सिर पर मार दिया। 8 टाँके आए। ओह! वो पागल है क्या? पागल नहीं है, गुस्सैल है। सॉरी, हमें नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके। वो तो दिखता है, सर पर इतना बड़ा कट तो आपने पूछ लिया होगा। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? मुझे शुरू से ही एक बात अजीब लग रही है। आपकी हर फोटो में आपका चश्मा लगा कर रखती हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको चश्मा लगाना बहुत पसंद है? एक्चुअली आपकी आंखें नहीं दिखती। सच बताऊं कि झूठ? आपको पता है, मुझे सच ही पसंद है, बोलना भी और सुनना भी। जी, ये समझ लीजिए कि मैं एक नज़र से दुनिया को देखती हूँ। मेरी एक आँख में डिफेक्ट आ गया है। ओह! कैसे? अगर आप बताना चाहो तो? जी, वो हम अपनी ननद के यहाँ गए थे। उनको बच्चा हुआ था। सब ने जिद करके हमें नचवा दिया। घर पर पति ने झगड़ा किया इस बात को लेकर और सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हमें एक आँख पर रेलिंग चुभ गई और आँख में डिफेक्ट आ गया। हमें स्टोन की आँख लगवानी पड़ी। अरे! इतनी सी बात पर? सॉरी, नहीं पूछना चाहिए था। और केवल नाचने पर ही ऐसा व्यवहार? जी, वो वास्तव में हुआ ये कि मैं जब शादी होकर आई थी, तो जॉब में ही थी और सब कहते थे कि खूबसूरत हूँ, इनका जॉब सेट नहीं हो पाया था। ये स्ट्रगल कर रहे थे। सभी इनको कहते थे किस्मत वाला है, कितनी सुंदर और कमाने वाली बीवी मिली है। तो इन्हें उस बात से चिढ़ होने लगी। ये मुझसे जलन रखने लगे और हर जगह अपमान करके हाथापाई करते थे। उस दिन नाचने के कारण गुस्सा हुए और शराब के नशे में। ये सुनकर मुझे बहुत खराब लगा। उस दिन से मेरे मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। मुझे दुख हुआ। एक इतनी सुंदर और सुलझी हुई औरत के साथ जुल्म हुआ। एक दिन उसने बातों ही बातों में बताया कि मेरी फैमिली उसे कंप्लीट फैमिली लगती है। मुझे दामाद भी और बहू भी दोनों रिश्ते मिलेंगे, पर उसे बहू नहीं मिलेगी। उसका मन था कि उसे भी बहू आती तो उसे बहुत अच्छा लगता। मैंने पूछा, क्या आपने दूसरा बच्चा प्लान क्यों नहीं किया? हो सकता है आपको लड़का हो जाता। उसने जो बताया उससे मुझे बहुत गुस्सा भी आया और उस पर प्यार भी।
उसने बताया उसका पति पड़ोस की भाभी से बहुत अटैच था, शादी से पहले से ही। वो भाभी स्कूल में पढ़ाने जाती थी। ये आगे गली के मोड़ पर उसे स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़कर आते थे। वो स्कूटर मेरे पापा ने दहेज में दिया था। मैंने उससे साफ कह दिया था, आगे से स्कूटर को हाथ मत लगाना, अगर उस भाभी का ड्राइवर बनकर रहना है तो। वो भुनभुना कर रह गई। मैं तब प्रेग्नेंट थी, दूसरा बच्चा होने वाला था। तब तक वो भी एक कंपनी में सेल्समैन हो गए थे। उनका ट्यूरिंग जॉब था। उन दिनों मेरा 8वां महीना चल रहा था। धनतेरस थी उस दिन। मैं अपनी ननद के साथ बाजार गई थी। वहाँ हम कुछ ज्वेलरी ले रही थी। तभी पास वाली ज्वेलरी शॉप से वो और पड़ोस वाली भाभी निकली। उन्होंने उसे नेकलेस दिलवाया था। ननद ने वहीं उन दोनों को बहुत सुनाया। घर आने पर वो शराब में धुत थे। उन्होंने मुझे पीटा और पेट पर लात लग गई। मेरा अबॉर्शन हो गया। मेरा बेटा बिना जन्म लिए ही मर गया। डॉक्टर ने बताया, आगे बच्चा प्लान किया तो माँ या बच्चे में से एक बचेगा। मैंने सोचा, जान है तो जहान है। अपनी बेटी में ही दुनिया ढूंढ ली। उसका सुनकर बहुत दुख हुआ था मुझे, पर मैं उसके लिए दुख के सिवाय क्या कर सकता था। एक रोज़ उसने पूछ लिया, आपकी पत्नी ने आपको गोल्ड लोन के लिए ज्वेलरी क्यों नहीं दी? मैंने बताया, एक पुरुष की वैल्यू इतनी होती है पत्नी के लिए कि अच्छा कमा रहे हो, बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। वो केवल कमाने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाला ही होता है। उसकी समस्याओं से परिवार के लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता। बस यही मेरे साथ हुआ। मेरी आवश्यकता महसूस नहीं होती पत्नी को। उसने पूछा कि आपका रिश्ता शुरू से ही ऐसा है या बाद में जाकर ऐसा हुआ? मैंने उसे सच ही बताया। मेरी पत्नी पहले मेरी पत्नी की पहले एक सगाई हो चुकी थी। शादी भी होती पर उसके घर वालों में तनातनी हुई, सगाई टूट गई। मुझसे रिश्ता हुआ पर दिल नहीं मिल पाए। वो हमेशा से उग्र उग्र रही, हावी रही, पर मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरा पहला प्यार वही है। उसके अलावा किसी औरत को सोचा तक नहीं। उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी औरत से बात करूं, इसलिए उस रोज़ आपको बोला था, घर में फ़ोन नहीं करना। आज भी आपसे यही कहना है कि जब तक मेरा मैसेज नहीं आए, आप मुझे मैसेज नहीं करें, ना ही कॉल। ओह! आप तो प्रोटोकॉल में बंधे रहे हैं। जी, आपको प्रोटोकॉल में ही बंधना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में बेवजह की दिक्कत पैदा हो। वैसे ही बहुत हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुल गए और नज़दीक भी आ गए थे। रोज़ एक दूसरे से मैसेज में बातें होने लगी थी। कॉल पर बात नहीं होती थी। मैंने बेचैनी से घड़ी देखी। 9:53 हो गए थे। मैंने मोबाइल चेक किया, 10 मिनट पहले का उसका लास्ट सीन दिख रहा था। उसने मैसेज किया, जा रहे हैं, गेट पर ही हैं, आप 15 मिनट बाद आ जाना। मेरा मुरझाया हुआ चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। मैंने एक दुकान से डेयरी मिल्क सिल्क खरीदी और धीरे धीरे उसके घर की ओर पैदल ही बढ़ गया। मैं उसके घर की गली में प्रवेश कर गया था। आस पड़ोस में अभी भी जाग थी। मैंने उसे मैसेज किया, आस पड़ोसी जाग रहे हैं, कोई देखेगा तो? आप तो आ जाओ, मैं गेट पर खड़ी हूँ। मैं जल्दी जल्दी से कदम बढ़ा के उसके घर में प्रवेश कर गया। उसने घर को लॉक किया। हम ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरे दिल का हाल समझ गई। मैं संयत हो जाऊं, ऐसा सोच उसने कहा, मैं चाय बना लाती हूँ, आप तब तक कोई गाना चलाइए। छोड़िए, मैं लगा जाती हूँ। उसने गाना चला दिया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। वो बोली, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, और ये कहकर वो किचन में चली गई। गाना बज रहा था और मैं मीना कुमारी के मुजरे के को याद कर रहा था। वो चाय ले आई थी, कुछ स्नैक्स भी थे। हम दोनों चाय पी रहे थे। एक दो चुस्कियाँ ली थी कि वो बोली, रुको, मज़ा नहीं आ रहा। वो उठी और 2 प्यालियाँ उठा लाई। बोली, अब इसमें डालकर पीते हैं। छुड़कने के बिना चाय पीने का स्वाद ही नहीं आता। उसके ये कहने पर हम दोनों की हंसी छूट गई और माहौल हल्का हो गया। अब मैं थोड़ा सा
संयंत्र महसूस कर रहा था। उसने कहा, आओ झूले पर चलते हैं। हम दोनों उठकर छत की ओर चल पड़े। वो आगे थी, मैं पीछे था। उसका भरा हुआ बदन देखना अच्छा लगता था मुझे। उसने पूछा, यूं पीछे क्यों चलते हो? मैंने कहा, बाबू को बेस पसंद है। चुप, गंदे कहीं के, मार खानी है आपको। चलो, अब आप आगे चलो, मैं पीछे चलती हूँ। हम दोनों हंसने लगे और मैं आगे चल पड़ा। छत पर पिछली रात की तरह चांदनी छिटकी पड़ी थी। रोशनियां बरकरार थी। आज उसके इर्द गिर्द सोल नहीं लिपटा था। हम दोनों झूले पर बैठ गए थे। मैंने पैरों से झूले को हल्की जुम्बिश दे दी थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी बहुत संयत था और अपने आप को संभाले था, कहीं पिछली रात जैसा ना कर बैठूं। हम दोनों ही खामोश थे। उसने कहा, आपने कभी पहले यूं चांद को निहारा है अपनी पत्नी के साथ? मैंने कहा, नहीं। इसके लिए मन में इच्छा होनी चाहिए कि दोनों बैठकर चांद निहारे, पर उसे ये समय की बर्बादी लगती है। उसने कहा, हमारे साथ भी यहाँ बैठने के लिए किसी के पास समय नहीं। हमने ये इसलिए लगवाया था कि इस पर बैठकर देर रात तक चांद देखें और बहुत प्यारे गाने सुने। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो जैसे। मैंने कहा, हम एक गाना सुने? उसने कहा, हाँ, पर आवाज़ कम रखना। मैंने मोबाइल पर गाना चला दिया। चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए गाना चल रहा था और मैं उसे बताता जा रहा था। ये गाना फिल्म नादान का है। 1982 में आई थी ये फिल्म। हीरो राजेश खन्ना और हीरोइन जया प्रदा। वो हंसने लगी। आप गूगल बाबा हो, आपको कोई भी गाना बताओ, आप उसका सारा आगा पीछा बता देते हो। हम हंसने लगे। गाने का अंतरा बदल गया था। तूने चेहरे पे झुकाया चेहरा, मैंने हाथों से छुपाया चेहरा, लाज से शर्म से घबराते हुए। ये सुन हम दोनों ही खामोश हो गए। कल का वाकया याद आया था। मैंने कनखियों से देखा, उसका चेहरा लज्जा गया था। वो खुद को असहज महसूस कर रही थी। मैं भी पानी पानी था। मैं ही बेवकूफ़ था, बिना सोचे समझे गाना बजा दिया। उसे असहज हुआ देख मैंने उसे कहा, चलिए नीचे चलते हैं, ठंड बढ़ गई है। शायद वो तो इस बात का इंतज़ार कर रही थी। वो झट से झूले से उतर गई। इस बार मैं जाकर आगे आगे हो लिया और पीछे पीछे हल्के झूले को झूलता अकेला रह गया। हम दोनों फिर से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तब तक माहौल कुछ शांत हो गया था। वो सहज हो चली थी। हम दोनों में सामान्य बातचीत शुरू हो गई थी। वो मेरे ऑफिस का पूछ रही थी। मैंने कहा, ये कल पूछ लेना, आज करने को बहुत बातें हैं। वो हंसने लगी। फिर पूछा, अच्छा, आप ये जोड़ बाकी कहाँ से ले आते हो? मैंने पूछा, कौन से जोड़ बाकी? वो बोली, 12 नंबर, 24 नंबर। हम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। हुआ यूँ था कि मैंने उससे एक बार फ़ोटो मांगी थी। वो कार में बैठी थी। उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था। उसने क्रीम कलर का सूट पहना था। उसके कपड़े सीट बेल्ट से कुछ असहज हो गए थे। मैंने मैसेज किया, आपकी ये पिक आप भी डिलीट कर दो। मैं भी कर रहा हूँ। उसका मैसेज आया, क्यों? इसमें क्या खराबी है? इसमें आपका ऊपर का 12 नंबर नुमाया हो रहा है, इसलिए हम ऐसी पिक आपकी नहीं देख सकते। ये 12 नंबर क्या होता है? तो मैंने बताया, व्हाट्सएप के इमेजी में जो पहला सेट है उसके 24 नंबर पर जो इमोजी लगा है वो 24 नंबर होता है, और 12 और 121। उसने कहा, देखती हूँ। उसके बाद उसका मैसेज आया, बदमाश, पिक डिलीट करो अभी। आज के बाद हम आपको कभी पिक नहीं देंगे। 222। और मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। हम दोनों ही उस वक्त हंस रहे थे। उसने मुझसे पूछा, आप कह रहे थे आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं? मैंने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, आप कोठे वाली के पास जाओ, कभी गए नहीं वहाँ? मुझे तो सच ही बोलना था, बोल दिया, एक बार गया था। साथी लोग जिद करके ले गए, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर ही मुझे घृणा हो गई। मैं उनको वहीं छोड़कर चला आया। वो मेरी साफ गोई देखकर
मुझे देखने लगी। उसने कहा, आपकी यही सच्चाई आपको सभी से अलग खड़ा कर देती है। हमें आपका सच बोलना बहुत पसंद है। मैंने कहा, जो औरत आधी रात को मुझे विश्वास करके घर बुला सकती है, उसके सामने झूठ बोलेंगे तो ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेंगे मुझे। वो कुछ देर तक चुप रही। मैंने कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने कहा, पकड़ो। मैं काफ़ी देर तक उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था। रसोई में फ्रिज चलने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों को ही कुछ नहीं सूझ रहा था। 11:15 बज चुके थे। मेरी 12 बजे की ट्रेन थी। मैंने घड़ी देखी और उसे कहा, मैं 11:40 पर निकल जाऊंगा, आप ओला कैब कर देना। उसने कहा, ठीक है। उसने बताया, हमारे घर के पास एक कुआं है। मैंने कहा, मुझे आपकी गोद में सिर रख कर लेटना है। उसने कहा, कल जैसी हरकत की तो हम आपको चाकू से खून कर देंगे। मैंने कहा, फिर आपको जेल हो जाएगी। मेरे खून के इल्ज़ाम में लाश कहाँ ठिकाने लगाओगे आप? हम आपकी लाश को कुएं में डाल देंगे। लेकिन एक समस्या है, कुआं भर गया है। ऐसी कितनी लाशें आपने उसमें डाल दी कि कुआं भर गया? मेरी ये बात सुनकर हम दोनों बहुत हंसे और हंसते ही गए। जब दोनों इजी हुए तो उसने गाना चला दिया, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। माहौल बहुत ही भारी हो गया था। दोनों बस जुदा होने के गम से दुखी हो रहे थे, जो कुछ मिनट में ही हो जाना था। एक खामोशी पूरे माहौल में फैल गई थी। वो फ्रिज की आवाज़ अब हमें गले पर चलती आ रही सी लग रहे थे। गाना ख़त्म हो गया था, पर दोनों चुप थे। उसने मोबाइल पर उंगलियां चलाई और मेरे लिए कैब बुक कर दी, जो कुछ ही देर में आने वाली थी। उसने कहा, अपना सामान बांध ले, अभी आपको जाना होगा। मैं उसकी गोद में बैठ गया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं नहीं जा रहा, मुझे रोक लो यहीं। प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगा। जाना तो पड़ेगा आपको, कुछ देर में ओला आने वाली है। और आज रोक भी लूँ तो क्या हुआ, जाना तो होगा ही आपको। मैं फिर बोला, नहीं, मैं नहीं जा रहा, रोक लो मुझे, मैं सुबह 4 वाली ट्रेन से चला जाऊँगा। रोक लो ना प्लीज़। इतने में बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। उसने कहा, लो, आपकी कैब आ गई। मेरा मन किया कैब वाले का मुँह तोड़ दूँ, उसे भी अभी आना था। मैंने उम्मीद भरी नज़र से उसे देखा कि शायद वो रोक ले, मगर वो तो भेजने पर उतारू थी। उसने मेरा बैग उठाया और मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं समझ गया था कि वो मुझे नहीं रुकने देगी। मैंने अपना चेहरा पढ़ने की कोशिश की, मगर वो कठोर और भाव सुनने लगा। मैंने बैग उसके हाथ से लेकर एक ओर रखा और उसके गले से लिपट गया। वो संयत खड़ी थी। फिर उसके हाथ मेरे इर्द गिर्द कस गए। मैंने उसे हौले से फिर कहा, रोक लो ना। नहीं, जाओ, जाओ जल्दी, वो फिर हॉर्न बजाएगा तो पड़ोस के लोग झांकेंगे। ये कहकर उसने मुझे अपने से अलग कर दिया। मैंने अपना बैग उठाया और बिना उसकी ओर देखे ही उसके घर से बाहर निकल गया और कैब में जा बैठा। वो कैब के जाने तक दरवाजे पर नहीं आई। शायद मेरे दूर जाने के बाद ही गेट बंद करना चाहती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। वो चाहती तो रोक सकती थी। मैंने गुस्से में मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया। उसका मैसेज ना पढ़ूं और ना ही करूँगा। सुबह तक बात ही नहीं करनी है उससे। कुछ ही देर में कैब ने मुझे स्टेशन छोड़ दिया। मैंने टिकट वगैरह ले ली। ट्रेन आधा घंटा लेट थी। मैं प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गया। बेचैनी थी। उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे मुझ में ही बसी हुई है। मैंने बड़ी ही बेकरारी महसूस की और तड़प कर मोबाइल का नेट ऑन किया। उसके कोई 10 मैसेज आए पड़े थे। आज हम फिर से तन्हा हो गए। आपके साथ ये पल गुजार कर लगा जैसे ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई। काश ये पल ठहर जाते। आप बहुत अच्छे हो। हमने आप जैसा अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं जानती थी आज आप मुझे इस तरह से नहीं छुओगे। मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार में शरीर आड़े नहीं आएगा। आपको सीने से लगाकर बहुत अच्छा लगा। हमें अंदाज़ा नहीं था आप गले भी लग जाओगे। पहले हमें असहज लगा, फिर हमने भी आपको कस के सीने से लगा लिया। क्या हुआ?
आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओह! आप पढ़ भी नहीं रहे। खफ़ा हो ना हमसे? बोलो कुछ तो, बोलो ना। उसके मैसेज पढ़कर लगा जैसे किसी ने दिल को ज़ोर से निचोड़ दिया हो। दर्द की एक लहर से सीने में दौड़ी। मुझे अब उसकी बजाय खुद पर गुस्सा आया। वो भी तो जुदाई का दर्द झेल रही होगी। मैं तो घर परसों जाकर फिर बच्चों से घुल-मिल जाऊँगा, पर वो तो नितांत अकेलेपन में रहेगी। शायद मेरे से ज़्यादा जुदाई उसे खल रही हो। मैंने उसे तुरंत मैसेज किया, डॉट डॉट आपने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? जी, वो मैं आपसे खफ़ा हो गया था। आपने मेरी कितनी मिन्नतों के बाद भी मुझे अपने घर नहीं रहने दिया, भेज दिया। मैं सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से भी तो निकल जाता। सुनिए, हमारा भी मन था आपको रोक ले, मगर हम कभी भी आपके परिवार, आपके काम और निजी जीवन में रुकावट नहीं बन सकते। आपका जाना ज़रूरी था। आज हम फिर अकेले हो गए हैं। आपके कल के नहाए हुए टॉवल को हाथ में लिए बैठे हैं और आपको महसूस कर रहे हैं। ओह जाना, इतना प्यार करती हो हमसे? हाँ जाना, इससे भी ज़्यादा। पर जाना, आपको हम में ऐसा क्या दिखता है कि आप हमें इतना प्यार करते हो? जाना, प्यारी जाना, एक बात कहूँ, आप में हमें सब कुछ दिखता है। सब कुछ, सब कुछ क्या? दोस्त, भाई, बहन, प्रेमिका, पत्नी, माँ-बाप, भगवान सब दिखता है जाना, सब कुछ। ओह जाना, हमें इतना ऊँचा दर्जा मत दो। हम साधारण इंसान हैं, बहुत साधारण इंसान। नहीं जाना, आप दुनिया की सबसे अच्छी जाना हो। यू आर द बेस्ट जाना ऑफ द वर्ल्ड। हम कुछ भी नहीं हैं, बस आपका नज़रिया अच्छा है इसलिए अच्छे लगते हैं हम आपको। आप बहुत बेहतरीन इंसान हो, सबसे हट के, सीधे और सच्चे। लव यू जाना, हेट यू। आपकी ट्रेन नहीं आई? हेट यू बस वो सुंदर सी औरत की आवाज़ आ रही है कि ट्रेन आने वाली है। हेट यू, रहो उसी सुंदर सी आवाज़ वाली के साथ। ट्रेन आ गई थी और मैं ट्रेन में ढक्कम पेली में लग गया। कुछ देर में मुझे सीट मिल गई। ट्रेन ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी उससे बिछुड़ने का दर्द उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं आंखें बंद कर पीछे सिर टिकाकर बैठ गया। उसका ही चेहरा हर कहीं नज़र आ रहा था। अचानक मोबाइल ने अपने होने का एहसास दिलाया। मैसेज आया था रात के 12:45 पर। उसी का मैसेज आ रहा था। उसने एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें उसने डेयरी मिल्क की वो चॉकलेट पकड़ी हुई थी। नीचे टेक्स्ट मैसेज था, इसे बहुत संभाल कर रखेंगे ताउम्र। आपको सीट मिली? हाँ, सीट मिल गई और आपका रबर बैंड अभी भी मेरी कलाई में लिपटा हुआ है। इसे हम भी संभाल कर रखेंगे ताउम्र। ओह! जाना, एक बात कहूँ? कहिए जाना। आपने हमें घर बुलाया, अपने साथ रखा और मान लो हम कोई चोर उचक्के होते, आपको चाकू की नोक पर लूट लेते। आपके यहाँ तो कैश भी मिल जाता और गहने भी। या ज़बरदस्ती कर लेते तो आपके साथ? आप किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी। उसमें आपकी ही बदनामी हो सकती थी। क्या आपको हर किसी पर यूँ यकीन करना चाहिए? कई देर तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया, जाना, हमने आपको घर बुलाया, पास बिठाया, अपने साथ रखा। पता नहीं हमें क्यों आप पर इतना यकीन हुआ। सच कहें तो हमने आपके साथ रहकर खुद को ज़्यादा सेफ महसूस किया। जाने क्यों आप पर दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा विश्वास करने का मन करता है। आप पर जान हाजिर है। फिर भी मान लो हम आपको चाकू मार देते तो? जाना, अब आप हमें डरा रहे हो, गंदे कहीं के। जाओ, अब हम आपसे बात नहीं करते। कुत्ता। जाना, लव यू, हेट यू। अब आप सो जाओ, हमें भी नींद आ रही है। सुबह जगा देना हमें। गुड नाइट, गुड नाइट कहकर मैंने फ़ोन को जेब के हवाले कर दिया। मैं ट्रेन से सिर टिकाकर सोने का प्रयास करने लगा, मगर नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर वो ही याद आ रही थी। मुझे याद है पहली मुलाकात में हम दोनों जब मिले थे, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी उसके सामने। न मैं बोल पा रहा था और ना ही उसे देख पा रहा था। ये करीब 6 महीने पहले की बात है।
हमें बातचीत करते हुए 6 महीने के आसपास समय हो गया था, पर मिल नहीं पाए थे। हम बार-बार कहते थे एक दूसरे से मिलना है, बहुत मन है। एक रोज़ ऑफ़िस में मुझे हेड ऑफ़िस से फ़ोन आया कि परसों आपको रीजनल ऑफ़िस जाना है। मुझे तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। मेरा रीजनल ऑफ़िस तो उसी के शहर में था। मैंने उसे मैसेज किया, बोलिए क्या हुआ? मैं परसों आपके शहर आ रहा हूँ। वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, हम मिलेंगे आपसे। मुझे भी मिलना है आपसे। सुनिए, आपका हाथ भी पकड़ना है। क्यों? ऐसे ही मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे अच्छा नहीं लगा तो? तो नहीं पकड़ेंगे, बस आप मिल लेना। अरे पकड़ लेना और हम ज़रूर मिलेंगे। मैं उस दिन बहुत खुश था। उस दिन उसने ऑफ़िस से छुट्टी ले रखी थी। उसकी बेटी भी घर पर आई हुई थी। मैंने उसे मैसेज किया तो उसने बताया कि 2 बजे तक कैसे भी फ्री हो जाना, हम 3 बजे मिलेंगे। हमें केवल 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 से 6 मिल पाएँगे। मैंने मैसेज किया कि मैं फ्री होते ही आपको मैसेज करूँगा, आप मिलने की जगह निश्चित कर लें। मैं ऑफ़िस में काम में लग गया और मुझे 11 बजे पता चला कि 1 बजे से मीटिंग होनी है। रीजनल मैनेजर आ रहे हैं। मीटिंग उनके आने के बाद तय होगी कि किस-किस को मीटिंग अटेंड करनी है। तब तक कोई भी ऑफ़िस नहीं छोड़े। मैं बेचैन हो गया और मन ही मन अरदास करने लगा कि हे भगवान, मुझे मीटिंग में मत इन्वॉल्व कर देना, मुझे आज उससे मिलना है। बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी थी। उस दिन मुझे उससे पहली बार मिलने का मौका मिलने वाला था, पर अचानक ये मीटिंग कहाँ से आ गई? मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस कैसे भी मेरा इस मीटिंग से पीछा छुड़वा दे। रीजनल मैनेजर साहब को आने में लेट हो रहा था और मेरा दिल धड़क रहा था। 1:30 हो गए थे, ना रीजनल मैनेजर आए और ना नाम डिसाइड हुआ मीटिंग अटेंड करने वालों का। हम सब बार-बार उनके पीए से पूछ रहे थे, साहब कब आएँगे? और उसका एक ही जवाब था, फ़ोन बंद है साहब का। कुछ देर बाद पीए ने आकर खुशखबरी सुनाई, साहब आज नहीं आ पाएँगे, वो किसी दूसरे मीटिंग में हैं। ओह वाह! जैसे मेरी कोई लॉटरी लग गई थी। मैं खुशी से उछला। सब मुझे देखकर चौंके और मैं चौंक गया। मैंने उसे झट से मैसेज कर दिया, मैं फ्री हूँ। उसने मैसेज किया, कितना लेट बताते हो? 1:50 हो चुके हैं। मैं आपको अभी जगह डिसाइड करके बताती हूँ। कुछ देर बाद उसने बताया कि सेंट्रल पार्क के पास एक कॉफ़ी हाउस है, कॉफ़ी एंड कन्वर्स, वहाँ मिलिए। मैं जल्दी से अपना बैग उठाकर निकल लिया। उस रोज़ मैंने ब्लू शर्ट और जीन्स पहनी थी और रे-बैन का छापे वाला डुप्लीकेट चश्मा पहन रखा था। कोई भी मुझे देखकर कह सकता था कि चश्मा नकली वाला लगाया हुआ है। खैर चश्मा मुझे बहुत सूट करता है, ऐसा उसी ने बताया था। मैंने ऑटो किया और चल पड़ा। वो भी निकल गई थी। वो जगह उसके घर से उतनी ही दूर थी जितना मेरे ऑफिस से थी, पर वो मुझसे 15 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। मैं लेट था और वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। ऑटो वाले ने जैसे ही मुझे निश्चित स्थान पर ड्रॉप किया, मैं झट से उस बड़े से मॉल की ओर बढ़ गया, कैफ़े जिसकी तीसरी मंजिल पर था। मैं लिफ्ट में सवार हो गया। चश्मा अभी भी मेरे चेहरे की शोभा बनाया हुआ था। वैसे तो लिफ्ट में धूप का चश्मा लगाए रखना बेवकूफ़ी ही है, पर मुझे उससे मिलने के अलावा कोई ध्यान नहीं था। लिफ्ट जैसे ही तीसरी मंजिल पर जाकर रुकी, मैं लिफ्ट से बाहर निकला। वहाँ पर 22 से 24 साल के बीच की 3 लड़कियाँ लिफ्ट का वेट कर रही थी। मुझे बाहर निकलता देख और मेरी डुप्लीकेट चश्मा देख एक लड़की ने गाना गा दिया, हुण हुण दबंग दबंग दबंग। मुझे तुरंत गाना सूझ गया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए। पर मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे स्त्री जात का अपमान करना अच्छा नहीं लगता था। वो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाकर खिलखिलाते हुए लिफ्ट में रवाना हो गई। मैं अपनी ही धुन में कैफ़े की तरफ बढ़ गया। मेरी धड़कनें शोर कर रही थी। आज पहली बार मैं उससे मिलने वाला था। वो भी इंतज़ार कर रही थी मेरा। मैंने कॉल किया, आप किस तरफ बैठी हैं? उसने बताया, आप जिस तरफ से एंटर करोगे उसके ठीक बाएं विंडो के पास मैंने गुलाबी सूट पहना है। मैंने कहा, मैंने ब्लू शर्ट पहना हुआ है। मैं कैफ़े में प्रवेश कर गया, बाईं ओर देखा, विंडो के पास एक अप्सरा जैसी दिखने वाली
खूबसूरत सी महिला बैठी हुई थी। उसे देखते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कैफ़े में प्रवेश करने से पहले मैंने चश्मा उतार लिया था। मैं उसकी ओर बढ़ गया। वो मुझे देख मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा, उसने भी नमस्ते का जवाब दिया। मैं उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने पूछा, आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने ना में गर्दन हिला दी। उसने कहा, पानी पीजिए। शायद वो समझ गई कि मैं नर्वस हो चला हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी भी इतने महँगे कैफ़े में और वो भी किसी महिला के साथ कभी नहीं गया था। मैंने पानी पिया और अपने माथे पर चूहचा आए पसीने को पोंछा। हालाँकि पूरा मॉल ही एयर कंडीशन्ड था, पर मुझे पसीना आ ही गया था। उसने पूछा, और ऑफ़िस में सब ठीक हैं? मैंने हौले से हाँ कह दिया। वास्तविक बात तो ये थी कि मैं उसके व्यक्तित्व के सामने बिल्कुल ही साधारण लग रहा था और इसलिए खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था। वो मेरे लिए एक बोतल में जूस लेकर आई थी। उसने कहा, क्या लेंगे? पहले कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, उसके साथ स्नैक्स जो आप कहें। फिर मैं आपके लिए ये जूस लेकर आई हूँ, वो लेंगे। मैंने कहा, आप जो मन है वो मँगवा लें। उसने कहा, नहीं, आपकी मर्ज़ी का ही खाएँगे आज। उसने मेरी और मेन्यू बढ़ा दिया। मैं सबसे कम कीमत वाली चीज़ें देख रहा था और मन ही मन खर्चे का आकलन कर रहा था। पेमेंट मुझे ही करना था, तो जेब देखनी भी ज़रूरी थी। मैंने देखा, उस मेन्यू के हिसाब से मेरी जेब बहुत ढीली होने वाली थी। शायद किराया भी कम पड़ जाए जाने का। जाने उसे कैसे क्या आइडिया हुआ, उसने मेन्यू मुझसे लेते हुए कहा, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। उसने सैंडविच ऑर्डर किया। उसने बताया, यहाँ के सैंडविच बहुत अच्छे होते हैं और ये कैफ़े जैसा नाम है वैसा ही है। यहाँ बैठकर हम काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं। हाँ, हर घंटे पर हमारे ऑर्डर के बिल के साथ 300 रुपये जुड़ जाते हैं। सुनकर मेरा कलेजा सूख गया। खैर, अब जो होना होगा देखा जाएगा। मैं उसके पैर देख रहा था। उसने गुलाबी नेल पॉलिश लगाई हुई थी, सफ़ेद रंग में बहुत ही कीमती सैंडल पहने हुए थे और उसके पायजेब बहुत खूबसूरत थे। उसकी सलवार का रंग सफ़ेद था, उससे ऊपर मैं नहीं देख पा रहा था। वो मेरी असहजता महसूस कर रही थी। उसने अपने हैंडबैग से एक किताब निकाली, कागज़ और कैनवास। उसने पूछा, आप अमृता प्रीतम को जानते हैं? मैंने कहा, जी, मैंने उनके बारे में सामान्य ज्ञान की किताब में पढ़ा था। वो पिंजर नामक उपन्यास लिखा था उसने। उस पर फ़िल्म भी बनी थी। उसने कहा, हाँ, ये कागज़ और कैनवास किताब अमृता प्रीतम की है। जब तक ऑर्डर सर्व हो, हम इसमें से कुछ कविताएँ पढ़ते हैं। उसने एक कविता पढ़ी। इतने में कॉफ़ी सर्व हो गई थी। मैं अब कुछ खुल गया था। उसने कॉफ़ी पीते हुए अमृता प्रीतम, साहिर और इमरोज़ के बारे में बताया। मुझे पहले ये सब पता नहीं था। मैं उसकी बातों में खो गया। अब मैं नज़र उठाकर उसके चेहरे को देख पा रहा था। कई बार नज़र उठाता, फिर झुका लेता। उसने कॉफ़ी पीने के बाद बताया, देखिए, हम बातों ही बातों में फ़ीकी कॉफ़ी पी गए हैं। मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कॉफ़ी फ़ीकी थी। तो उसने कहा, आपने बताया क्यों नहीं? मैं बोला, आपकी बातों में इतना मिठास था कि मुझे पता ही नहीं चला। ये सुनकर उसने मुझे नज़र भर कर देख लिया और फिर मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। कैफ़े में बहुत प्यारा आशिकी 2 का गाना चल रहा था। तू ही जो मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। यहाँ से वहाँ बहुत से जोड़े बैठे थे। सभी जोड़े युवा थे। हम दोनों सबसे अलग दिख रहे थे। एक तो उम्र-दराज, दूसरा वो बहुत ही हाई प्रोफ़ाइल और मैं साधारण लोअर मिडल क्लास। उसे तो बिल्कुल असहज नहीं लग रहा था, पर मैं बड़ा अटपटा महसूस कर रहा था। कुछ आते-जाते जोड़े हमें देख भी लेते थे, पर सबको अपनी पड़ी थी। हम में किसी को कुछ लेना-देना नहीं था। सैंडविच सर्व हो चुके थे और हमने उन्हें खाना शुरू कर दिया था। बीच-बीच में मैं उसे देख लेता था, वो मुझे। सैंडविच ख़त्म करने के बाद हम दोनों फिर से एक-दूजे से मुख़ातिब थे। मेरा पुराना मोबाइल, जिसकी बैटरी बहुत जल्द सूख जाती थी, अपने सूखने के संकेत दे रही थी। मैंने उसे कहा, यहाँ मोबाइल चार्ज लगाया जा सकता है कहीं? उसने कहा, चार्जर है आपके पास? मैंने कहा, हाँ, और बैग से चार्जर निकाला।
उसने वेटर को बुलाया और मोबाइल चार्ज लगाने को कहा। वेटर बड़े आदर के साथ चार्जर और मोबाइल ले गया। उसने कहा, आप कुछ बोलेंगे कि मैं ही बोलती रहूँगी? मैंने उसे बताया किस तरह लिफ्ट से निकलते ही लड़की ने मुझसे व्यवहार किया और ये भी बताया कि मुझे भी वो मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना जेहन में आया, पर मैंने उसे कहा नहीं। उसने कहा अच्छा किया और हंसने लगी। अच्छा, तो हमारे शहर की लड़कियों ने आपको छेड़ दिया? हम दोनों ही हंस पड़े। उसने अपनी बोतल जिसमें जूस लाई थी वो खोली और 2 गिलास में जूस डाल दिया। उसने कहा, आपके लिए खास बनाकर लाई हूँ, पीजिए। मैंने जूस सिप किया, उसने भी किया। बहुत ही अच्छा जूस था। मैंने कहा, वाह! कितना बढ़िया है। उसने कहा, सच? मैंने कहा, सच। वो मुस्कुरा दी। उसकी बेटी का फ़ोन आ गया था। उसे कुछ मँगवाना था। उसने बेटी से बात की और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब मैंने उसके होठों और दाँतों पर नज़र डाली। उसने गुलाबी लिपस्टिक लगाई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके दाँत मोतियों से चमक रहे थे। मैंने उसे फ़ोन काटने के बाद बताया, आपके दाँत बहुत सुंदर हैं। वो मुस्कुराने लगी, फिर पूछा, आपको हमारी कोई चीज़ खराब भी लगती है? मैंने कहा, नहीं। कोई चीज़ खराब हो तो बताऊँ? आप भी ना, कुछ भी। सच में, सच, आप में कोई कमी नहीं। आप परियों की शहज़ादी हो। ये सुन हम दोनों हँस दिए। उसने कहा, आपकी आँखें और बाल बहुत सुंदर हैं। आपकी आँखें बोलती सी लगती हैं। हमारी टेबल का बजर बज उठा था। उसने कहा, लीजिए, 1 घंटा हो गया हम यहाँ बैठे हुए। मैंने मन ही मन सोचा, बिल में 300 और जुड़ गए। उसने कहा, चलिए एक और कॉफ़ी पीते हैं, फिर हम राधा कृष्ण मंदिर चलेंगे। उसने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और मुझसे बोली, इस बार कॉफ़ी फीकी नहीं पीनी है। हम दोनों मुस्कुरा दिए। हम दोनों वहाँ पर खुद को जन्नत के बीच में बैठे हुए महसूस कर रहे थे। उसने कागज़ और कैनवास मेरी ओर बढ़ा दी और कहा, एक कविता आप पढ़िए। मैंने कविता पढ़ी, पर मैं कविता वगैरह से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण सही से पढ़ नहीं पाया। कविता के भाव उजागर नहीं कर पाया। तो उसने कविता का भावार्थ बताया। उसने बताया कि जब प्रेम होता है तो कुछ और नहीं होता, सब कुछ यूँ नीचे ही रह जाता है। जैसे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादलों का रूप ले लेता है। प्रेम बिल्कुल वैसा ही है। वो सारे बंधन तोड़कर ऊपर उठ जाता है, जहाँ परमात्मा उसके नज़दीक होता है और दुनियादारी उससे दूर। उसकी व्याख्या सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बताया, प्रेम का मतलब खुद का अस्तित्व खो देना होता है और वैसा ही हो जाना होता है जैसा हमारा प्रेमी है। जैसे कहते हैं, राधा कृष्ण में ही हो गई, बस प्रेम वैसा ही है। पानी अपना अस्तित्व खोकर बादल बन जाता है और बादल अपना अस्तित्व खोकर पानी। वाह! कितना प्यारा और सहज तरीका था उसका प्रेम को समझाने का। मैं उसे निरंतर छुप-छुपी नज़रों से देख लेता था और ऐसे करते हुए वो देख लेती थी, तो मुझे शर्म आ जाती थी। वेटर कॉफ़ी सर्व कर गया था। इसी दौरान मैंने तय कर लिया था कि साथी को कहकर कुछ पैसे ले लूँगा ताकि बैलेंस बना रहे। हम दोनों ने कॉफ़ी पीनी शुरू किया। इस बार उसने चीनी खुद मिला दी थी। कॉफ़ी पीने के बाद उसने वेटर से बिल ले आने को कहा। वेटर बिल और मेरा मोबाइल दोनों ले आया। उसने बिल टेबल पर रख दिया। मैंने पॉकेट की ओर हाथ बढ़ाया तो उसने टोक दिया, नहीं, यहाँ मैंने आपको इनवाइट किया है तो बिल मैं पे करूँगी। अगला बिल आप पे करना। उसने बिना बिल पर निगाह दौड़ाए 1000 का नोट उसकी बिल वाली प्लेट में दबा दिया। वेटर वो ट्रे उठा ले गया और कुछ चेंज वापस लाया, जिसे उसने देखा भी नहीं। और मैं सोच रहा था कि बिल मुझे ही देना चाहिए, पर जानता था वो ऐसा करने नहीं देगी। हम वहाँ से निकलकर दूसरे फ्लोर पर आ गए थे। उस फ्लोर पर एक शॉपिंग सेंटर था। वहाँ से उसने कुछ कपड़े खरीदे। उसकी खरीदारी देखकर मैं भौंचक्का गया। बाप रे! इतने महँगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ये लोग। खैर, हम वहाँ से निकलकर नीचे आ गए। हमने एक ऑटो किया। उस ऑटो ने हमें राधा कृष्ण जी के मंदिर में छोड़ दिया। ऑटो के पैसे उसने ये कहकर दे दिए कि आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, मैं इसको पे करती हूँ। हम दोनों ने पहले मंदिर में जाकर
राधा कृष्ण की जोड़ी को नमन किया। वहाँ प्रसाद चढ़ाना नहीं होता तो दोनों ने दान पात्र में कुछ रुपये डाल दिए। उसके बाद हम उनके उसके एक गेट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। बहुत सुंदर वातावरण था वहाँ, बहुत शांति और सुकून। मंदिर ऊंचाई पर था तो बहुत ठंडी हवा आ रही थी और वहाँ पर खुशबूदार गेंदे के फूल की खुशबू हमें महका रही थी। 5:20 हो चले थे। उस दिन मौसम बहुत खुशनुमा था। हम वहाँ अपने रिश्तों के बारे में बात करने लगे। मैं कह रहा था कि ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं, उन्हें निभाना हमारी मजबूरी है। तो उसने बताया, उसे मजबूरी नहीं, अपनी ड्यूटी कहिए। चाहे कुछ भी हो, आपकी पत्नी आपके बच्चों की माँ है और मेरे पति मेरी बेटी के पिता। चाहे हम आपस में पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के बिना रहने का सोच सकते हैं, पर बच्चों को दोनों चाहिए। बच्चों को माँ भी प्यारी होती है और पापा भी। तो हमें बच्चों के लिए भी रिश्ते बनाए रखने पड़ते हैं। उसकी बातें बहुत ही सही और सटीक थी। मैं मंत्रमुग्ध हो उसकी बातें सुन रहा था। उसने बताया कि वो अक्सर वहाँ आकर बैठ जाया करती है, जब भी अकेलापन फ़ील करती है तो। यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है उसे। हम यूं ही बहुत सी बातें कर रहे थे। इस दौरान मेरा भी फ़ोन आया, फिर उसका भी। उसने कहा, कुछ देर है 6 बजने में, चलिए सूरज की फ़ोटो क्लिक करते हैं। सूरज दूर दूर से मंदिर की गुमटी पर यूं लग रहा था जैसे गुमटी पर किसी ने लाल मोती रख दिया हो। मैंने उसे कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। वो मुस्कुरा दी, बोली, चलिए देर हो जाएगी, चलते हैं। हम दोनों उठ खड़े हुए और हमने एक ऑटो ले लिया। उसने ऑटो वाले को यूँ किराए किया कि वो उसे उसके घर के आसपास छोड़कर वापसी में मुझे मेरे होटल के पास छोड़ दे। उस दौरान मैंने वहाँ से 2 फ्रूटी और ले ली थी। हम ऑटो में चल पड़े। हम दोनों ने फ्रूटी पीना शुरू किया। मैंने जल्दी से फ्रूटी पी ली और उसे पागलों की तरह निहारे जा रहा था। अचानक उसे जाने क्या सूझा। उसने कहा, फ्रूटी पिएंगे? मैंने हाँ कह दिया। उसने अपनी झूठी हुई फ्रूटी मेरी ओर बढ़ा दी। मैं उसकी झूठी फ्रूटी को पीने लगा। मैंने थोड़ा सा पीकर उसे वापस लौटा दिया और उसने बाकी फ्रूटी पी ली। उसने वो फ्रूटी मुझे इसलिए थमा दी थी कि मैं उसे लगातार देख रहा था। उसे मेरी नज़रें हटाने का और कोई तरीका नहीं सूझा। उसने फ्रूटी मेरी ओर बढ़ा दी। ये उसने बाद में बताया था। मैंने उसे फिर कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। उसका हाथ चुन्नी में लिपटा था। मैंने चुन्नी के आवरण में उसका हाथ पकड़ लिया। वो परे झाँकने लगी थी। उसके हाथ बहुत मुलायम थे, जैसे मैंने हजारों गुलाबों की पंखुड़ियों को अपने हाथ में भर लिया हो। उस वक्त शायद वो सफ़र जीवन भर का भी होता तो मैं चलता रहता, पर हर सफ़र ख़त्म होने के लिए ही होता है। जैसे ही हम उसके घर के इलाके में प्रविष्ट हुए, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं भी सही होकर बैठ गया। कुछ आगे जाकर उसने ऑटो रुकवाया और मुझसे कहा, आप किराया पे कर देना। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। ऑटो वापस मुड़ गया। उसने मुझे पे करने को जानबूझकर कहा ताकि मुझे उसके सामने अपने बोनेपन का एहसास ना हो। कितनी समझदार है वो। सोचते सोचते जाने मुझे ट्रेन में कब नींद आ गई। सुबह 5 बजे के आसपास में जाग गया। मैंने उसे कॉल किया, वो नींदी थी। उसने पूछा, पहुंच गए? मैंने कहा, नहीं, 3 स्टेशन बाद मेरा स्टॉप आएगा। उसने कहा, चाय पी लो। मैंने कहा, अगले स्टेशन पर। उसने कहा, तब तक ब्रश कर लो। मैंने कहा, बिना ब्रश किए चाय नहीं पी सकते? क्या ज़रूरी है ब्रश करना, सफ़र में भी? वो बोली, हाँ, ब्रश करना होता है। मैं कई बार सफ़र में ब्रश नहीं करता था। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया, हमेशा ब्रश करने के बाद ही कुछ चाय वगैरह पीना है, फिर सफ़र हो या घर। वो बोली, आप ब्रश वगैरह करो, फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ। मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्टेशन का इंतज़ार कर रहा था। उसका मैसेज आया, हमें अच्छा लगा आज आपने कॉल करके उठाया। काश आप रोज़ हमें यूँ ही उठाते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक बंदा आएगा यूँ जीवन में, जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर, जहाँ हमारे लिए प्रेम सोचना भी ठीक नहीं था। आप आओगे और प्रेम से सरोबार कर दोगे। हम आपको बहुत चाहते हैं और आपके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। सच कहूँ
तो भूल गए थे कि जीवन में सजना संवरना और प्रेम करना भी होता है। आपने आकर ये सब लौटाया। एक बात पूछनी है आपसे, पूछिए। आपका प्रेम हम पर कहीं आपका उपकार तो नहीं? कहीं आप हम पर तरस खाकर तो प्रेम नहीं कर रही? आप ये क्या कह रही हैं? उपकार तो आपका है, परियों की शहज़ादी, जो मुझे प्यार दे रही हैं। मैं आपके लायक किसी भी तरह से नहीं हूँ। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ और ऐसा कभी भी मत पूछना प्लीज़। लव यू, हेट यू। उस मुलाकात के बाद हमें मिले 4 महीने बीत गए हैं और मेरा उससे मिलना नहीं हो रहा है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किस्मत कब उससे मिलने का मौका दे। और दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अब ये कहानी कहाँ से मिली उसके बारे में आपसे बताती हूँ। इसे सुनकर दुखी ना होना। दरअसल पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। दूर झाड़ियों में एक डायरी छिटकी पड़ी थी। मैंने देखा उस पर भी थोड़ा सा खून लगा था। मैंने उसे उठाकर जैसे ही उसका नाम पता देखने के लिए खोला, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मैंने चुपके से उसका पहला पन्ना थोड़ा सा पढ़ा। पढ़ते ही समझ गए ये उस मृतक की छुपी हुई प्रेम कहानी का बयान है। मैंने सोचा मरने के बाद यदि इसे इसके घर वालों को देंगे तो मरे हुए आदमी से वो लोग नफरत करेंगे और हो सकता है उस औरत को भी खोज कर बदनाम कर दे। इसलिए चुपचाप डायरी अपने बैग में रख ली और वहाँ से चले आए। दोस्तों, डायरी पढ़ी तो मेरी आंखें भर आई। इतना अनोखा, इतना पवित्र प्रेम था दोनों का। ओह! लेकिन उसका अंत क्या हुआ? एक की मौत। और जब मैंने उस औरत का सोचा तो कलेजा ही बैठ गया। अरे! इसकी सभी जीवन बीमा की पॉलिसी तो उस औरत जो उसकी प्रेमिका है के अंडर में है, सोचकर ही दिल कांप उठा। हे भगवान! क्या गुजरेगी उसके दिल पर जब उसके हाथों से उसकी मौत की बीमा क्लेम पहुंचेंगी? वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगी? कैसे इसके क्लेम पर हस्ताक्षर करेगी? कैसे जिंदा रह पाएगी? हे भगवान! अगर इन्हें यूं ही अलग करना था तो एक क्यों किया था? मुझे उस औरत की पीड़ा महसूस करके ही रोना आ रहा है और वो तो खुलकर रो भी नहीं पाएगी। ईश्वर के बहुत से निर्णयों पर मुझे बहुत गुस्सा है, शायद आप सभी को भी। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। समाप्त तो पहले ही हो गई थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।